हाउ उमर गुल बिकेम अ सुपरस्टार। जिसको आइडियलाइज कर रहा था या जिसको मैं देखता था, आई वुड से कि यूनुस खान से काफी कुछ मैंने सीखा है। शाहरुख खान इज अ मेगा स्टार, उनके साथ कोई आपका इंटरेक्शन हुआ हो? बड़ा ही डाउन टू अर्थ। जब भी वो ड्रेसिंग रूम में आते थे मैच से पहले या मैच जीतने के बाद, तो अगर एक प्लेयर बैठा हुआ है चेयर पे और जगह नहीं उनके लिए, तो मैंने उनको देखा भी है कि वो फ्लोर पे बैठे, लेकिन प्लेयर्स को कुर्सी से उठने नहीं दिया। अगर आपको मौका दिया जाए कि एक चीज आपने अपने पास्ट में बदलनी है। 2011 का जो सेमीफाइनल था जो हम हारे थे, अगर वो जीत में बदल जाए तो मैं खुश हूँगा। मैं ये शाइन साइड को बाहर रखूँ, राइट हैंडर को, और रफ साइड ये अंदर की तरफ है, तो ये आउटस्विंग होगा। इंडिया के साथ मैच धोनी को आपने बोल्ड किया, वर्ल्ड क्लास बोल्ड, लेकिन उससे पहले आपने एक बीमर आपसे हुआ और उसके बाद आपने बड़ा ही लीथल किस्म का बाउंसर एंड देन द बोल्ड। गलती से वो बीमर नहीं होता, जानबूझ के किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आज लकीली हमें ज्वाइन किया है द गुलडोजर उमर गुल ने। नॉट ओनली ही इज द फाइनेस्ट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड, इन फैक्ट ही होल्ड्स द ICC T20 ऑल टाइम्स बेस्ट बॉलर टिल डेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हो? उमर भाई, सीधी सी बात है, आपको शोएब अख्तर, वसीम, वकार, तो हमारा तो वो है और हमारे वो सुपर हीरोज हैं। सो आई एम फीलिंग सो लकी एंड ग्लैड। थैंक यू सो मच फॉर द कम्प्लीमेंट्स। और या ऑब्वियसली एक ग्रेट एरा के थ्रू हम वहाँ से खेल के आए, जितने भी हमारे पास जो ग्रेड्स थे उनसे सीख के आए। ऑब्वियसली आपके रोल मॉडल होते हैं, जब आपकी टीम में रोल मॉडल होते हैं तो एक यंगस्टर के लिए बड़ा अच्छा मौका होता है कि वो उनसे सीखते हैं ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, वो किस तरह प्रेशर टाइम में किस तरह अपने आप को हैंडल करते हैं, अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि आई वाज लकी कि मैं अपने से सीनियर के साथ एक टाइम लाइक 2003 से जब मेरा डेब्यू हुआ था, तो हमारे पास सीनियर लड़के थे, सीनियर प्लेयर्स थे, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उमर भाई, बल्कि ये है कि जो ग्रेट्स हैं, वकार, वसीम एंड देन शोएब, और जो आज के हमारे यंग बॉलर्स हैं, तो उसमें जो ब्रिज हैं वो उमर गुल हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जर्नी होगा आपका जो हम आज जानेंगे क्रिकेट का। उमर भाई, ये बताएं कि क्रिकेट में आए किस तरह? टू बी ऑनेस्ट, बचपन से ही शौक था, जिस तरह जो नॉर्मल बाकी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है, मोस्टली थ्रू टेनिस बॉल, स्ट्रीट क्रिकेट, इससे हम भी ऐसे ही फेज से गुजर के आए। टू बी ऑनेस्ट, सोचा नहीं था कि इतना जल्दी मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा, इतना एक नाम, अल्लाह मेरा एक नाम बनाएगा और पूरे वर्ल्ड में लाइक जितने भी क्रिकेट कंट्रीज है वहाँ पे मेरा एक नाम होगा। तो ऑब्वियसली आपका एक जो भी लाइफ में आपके जो भी गोल्स होते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले तो पैशनेट होना बड़ा ज़रूरी है। बाय द सेम टाइम हार्ड वर्क ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानना चाहूँगा कि वो एक एज होती है ना, जब बच्चे से पूछो आपने क्या बनना है, तो बच्चा कहता है मैंने बड़े होकर क्रिकेटर बनना है। तो वो क्या एज थी, मतलब किस टाइम आपको पता था कि भाई मैंने ये बनना है? क्योंकि ऑनेस्टली जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं वो बचपन से ही रियलाइज कर लेते हैं, और बहुत कम होते हैं उनमें से ऑब्वियसली जो एंड तक 25 करोड़ अवाम में से 11 खिलाड़ी बनते हैं। तो वो क्या एज थी उमर भाई? ऑनेस्टली जब बचपन में हमने जब क्रिकेट स्टार्ट किया था, तो वो उस टाइम पे तो हमें ये नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा। ऑब्वियसली एक शौक था, टेप बॉल से खेलते, टेनिस बॉल से खेलते थे। घर से भी लाइक इतना सपोर्ट नहीं था, हमेशा से डांट पड़ती थी बड़े भाई से कि आप पढ़ाई पे फोकस करो, क्रिकेट की तरफ बहुत कम छोड़ते थे हमें। लेकिन जब 92 वर्ल्ड कप हम जीते थे, उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था। उस टाइम पे मुझे पता चल गया कि वाइट बॉल क्या होता है, नो बॉल क्या होता है। तो उसके बाद एक पैशन सा बन गया कि यार मैं भी पाकिस्तान के लिए खेल लूँ। ऑब्वियसली एक वर्ल्ड कप हम जीते इमरान भाई की कप्तानी में, जब हम 92 का वर्ल्ड कप जीते, तो इसके बाद एक पैशन और बढ़ गया। फिर स्कूल लेवल पे खेलते रहे, और फिर जब वकार भाई को, वसीम भाई को देखते थे, तो वो एक पैशन और बढ़ गया कि मैंने भी जो ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। क्योंकि 2001-2 में मैंने हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलनी शुरू किए, और फिर लाइक आफ्टर 3-4 मंथ पेशावर रीजन से मैंने अंडर 19 खेला हूँ, और फिर अकेडमीज किए, फिर पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हूँ, एंड 2003 में फिर मेरा पाकिस्तान से डेब्यू हुआ। आपने मेरा ख्याल है सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे एंड यू एंटर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि एक जिस तरह मैंने कहा कि एक प्रोसेस के थ्रू आए थे हम। अंडर 19 खेल के मैं आ रहा था, वहाँ पे जो सेलेक्टर से या PCB की नज़र पड़ गई। फिर लकीली जो मैं कह सकता हूँ कि आप कैसे कि एक टर्निंग पॉइंट होता है कि आपके बारे में कोई लेजेंड जो ना कम्प्लीमेंट पास करे, तो हमारा
हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कैंप लगा हुआ था यहाँ पे पिंडी स्टेडियम में, और ड्यूरिंग दैट कैंप क्लाइव लॉयड आए उस टाइम पे पाकिस्तान, वो विजिट किया, फिर उनको रिक्वेस्ट की कि आप आए, हमारे जो अंडर 19 की टीम जा रही है उनके लिए अगर आपने कुछ वर्ड्स उनके लिए करने या उनके थोड़े से मोटिवेशनल स्पीच करने, तो वहाँ पे आए वो हमारे कैंप में। उसने मुझे देखा और स्ट्रेट अवे उसने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था उसमें कहा कि यार इस लड़के को, जो मैं समझता हूँ कि इसको जितने जल्दी हो सके पाकिस्तान के लिए ये खेल सकता है। तो वो कम्प्लीमेंट्स से आप कह सकते हैं कि उस कम्प्लीमेंट ने काफ़ी हेल्प की। फिर मैं वहाँ से हम अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने चले गए, वहाँ पे परफॉर्म किया। फिर वापसी पे हमारा डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट था, मैं PIA से खेल रहा था और 8-9 मैचेस मैंने खेले थे और तकरीबन कोई अराउंड 35-40 मैंने आउट किए थे। तो पहले से सेलेक्टर्स का और PCB का मेरे ऊपर एक नज़र थे कि जब मैं अंडर 19 खेलने जा रहा था, फिर क्लाइव लॉयड की कम्प्लीमेंट्स ने, फिर आपके फर्स्ट क्लास की जो परफॉर्मेंसेज होती, जिस तरह मैं फॉर्म में था और जिस तरह मैंने परफॉर्म किया, तो स्ट्रेट अवे फिर 2003 वर्ल्ड कप के बाद जो सीनियर प्लेयर्स थे कुछ रिटायर हो गए, कुछ को ड्रॉप कर दिया, तो मुझे एक मौका मिला, मैं शारजा गया, वहाँ पे परफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए खेलता रहा। बिल्कुल उमर गुल, आप देखें कि एक कहानी हम देखते हैं वसीम अकरम की भी, तो उनकी बुक में उन्होंने ये बताया कि उनकी एंट्री भी जो है वो बड़ा कन्वीनियंटली हो गई। ऑब्वियसली ही वाज अ टैलेंटेड प्लेयर, वर्ल्ड क्लास बॉलर, लेकिन फिर भी उनके टाइम पे पाकिस्तान के पास बॉलर्स नहीं थे। उस टाइम पे बॉलर्स जो थे वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे, तो पाकिस्तान को एक बॉलर चाहिए थे और उस तरह से वसीम अकरम जो है पाकिस्तान को मिले। तो मेरा ख्याल है आपकी भी कोई सिमिलर स्टोरी है कि पाकिस्तान के पास उस तरह से बॉलर्स, क्योंकि वसीम एंड वकार वर एट द एंड ऑफ देयर करियर्स और उस टाइम पे आप आए, तो मेरा ख्याल है कुछ ये भी सिमिलैरिटी हमें देखने में मिलती है। मेरे ख्याल से उस टाइम पे वसीम भाई और वकार भाई जो हमारे जो दो सीनियर बॉलर्स थे वो रिटायर हो गए थे 2003 के बाद, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सीनियर लड़के थे जिसमें शुएब अख्तर था, मोहम्मद समी खेल रहा था, शबीर अहमद था, मोहम्मद जाहिद था और बाकी भी बॉलर्स से। जिस तरह मैंने कहा कि जब आपके साथ सीनियर प्लेयर खेल रहे होते हैं तो आप काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलता है। लेकिन उस टाइम पे यही था कि एक दफ़ा तो मेरा डेब्यू हो गया, लेकिन फिर आपने अपने पोजीशन को सस्टेन करना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इतने बड़े बॉलर्स के, इतने बड़े प्लेयर के बीच में अगर आप सर्वाइव करते हो तो इट्स मीन्स कि आप आप में कुछ पोटेंशियल है। बाय द सेम टाइम मुझे सीखने के लिए भी काफ़ी चीज़ें मिली और एक आप कह सकते हैं कि एक चैलेंज भी था कि मैंने टीम में अपने पोजीशन को सॉलिड करना है, सबमिट करना है। तो आई थिंक इसने भी काफ़ी मेरी हेल्प की है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी की तरफ आगे हम बात करेंगे क्योंकि यू आर ऑल्सो नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर्स पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड। मतलब वो जो होता है ना एक स्पॉट पे बॉल करते रहना, तो उमर गुल में हमें वो चीज़ देखने में आती है। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि KP के रीजन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, पेशावर से आपका ताल्लुक है, और पाकिस्तान में जिस टाइम आप टीम में आए उस टाइम पे KPK से बड़े कम प्लेयर्स थे, ज्यादा पंजाब और सिंध से थे। तो कितना अच्छा फील हुआ आपको अपने रीजन को रिप्रेजेंट करने में, और आपके जो रीजन के जितने भी लोग हैं, KPK के जो लोग हैं, वो आपको किस तरह से लेते थे उस टाइम पे? देखिए बिल्कुल उस टाइम पे KPK से स्पेशली जो प्लेयर्स थे, फिर पाकिस्तान के लिए खेलना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि मोस्टली जो लड़के आते थे लाहौर कराची से, काफ़ी लड़के उस टाइम पे टीम में होते थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, परफॉर्मर भी थे। हमारे KPK के लड़के भी परफॉर्मर थे, लेकिन उस टाइम पे ये सोशल मीडिया और ये इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था, तो ज़्यादा फोकस जो था आई वुड से कि पंजाब की तरफ था और कराची की तरफ था। लेकिन उस टाइम पे यूनुस भाई खेल रहे थे, कबीर खान ऑलरेडी खेल चुके थे, फजल अकबर इन एंड ऑफ वो टीम में आते फिर ड्रॉप होते थे, अरशद खान खेल रहा था, यासिर हमीद फिर उसकी मेरे बाद डेब्यू हुए क्योंकि वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक में, 4-5 साल से वो रेगुलर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन आई वुड से कि बिल्कुल मैं लकी था वो इसीलिए भी कि एक तो उस टाइम पे तो अर्ली 2000 में जब ये एकेडमी, रीजनल एकेडमी सिस्टम शुरू हुआ, तो उस टाइम पे जो चेयरमैन थे जनरल साहब, जनरल तौकीर जिया, तो उनकी एक एकेडमी पूरे कंट्री में एकेडमी सिस्टम शुरू हुआ। वहाँ पे डिफरेंट कोचेस जाते थे, हर एकेडमी को विजिट करते थे, तो काफ़ी कोचेस लाहौर से भी आए थे, उन्होंने मुझे देखा, फिर आपस में हमारे कंपटिशन हुए, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब आप कोचेस डिफरेंट वेन्यू पे जाते तो वो एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करते कि यार वहाँ पे ये लड़के उसमें पोटेंशियल है।
मेरे ख्याल से उसने भी काफ़ी हेल्प की, और प्लस जो परफॉर्मेंस थी, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के बगैर तो आप नहीं कर सकते। तो एक ग्रास रूट से परफॉर्मेंस शुरू हुई थी, फिर ए लेवल भी परफॉर्म किया, फिर फर्स्ट क्लास में। तो आई थिंक आई वाज लकी। अच्छा उमर भाई, आपका जब करियर स्टार्ट हुआ, आप ने बड़े बैंग के साथ अपना करियर स्टार्ट किया, और टेस्ट क्रिकेट जो है उसमें इंडिया में आपने बड़ी ज़बरदस्त, आपका जो पहला मैच था इंडिया में उसमें आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन अनलकीली आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर, जी 3 पॉइंट्स पर स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ। जी बिल्कुल। तो वो टाइम कैसा था? क्योंकि आपने अभी बताया है कि आप जिस टाइम पे टीम में आए थे उस टाइम पे कंपटीशन था, मोहम्मद शमी थे और बॉलर्स आपने बताए हैं टॉप क्लास बॉलर्स थे, तो आपने किस तरह कोप अप किया उस स्ट्रेस फ्रैक्चर को, उस इंजरी को, और फिर रिटर्न जब आपने किया तो आप उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस में थे, तो वो कैसे आपने वो टाइम गुजारा? देखिए, एक तो ऑब्वियसली हमेशा जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हो, फिर परफॉर्म करते हो, तो बंदा रातों रात स्टार बन जाता है। और आई थिंक आप ये भी कह सकते हो कि जो वो टेस्ट मैच था लाहौर का, वो मेरे कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं। वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, ड्यूरिंग द मैच मैं इंजर्ड हो गया, मैन ऑफ द मैच हो गया, फिर तकरीबन 8-9 महीने के लिए मैं क्रिकेट से दूर हो गया। लेकिन उस इंजरी की वजह से मुझे 2-3 फ़ायदे हो गए। एक तो सबसे पहले ये कि जब मैंने कम बैक किया तो बड़ा स्ट्रांगली मैंने कम बैक किया, अपने आप को स्ट्रांग किया है। क्योंकि जब मैं इंजर्ड हो गया तो मेरा जो मैक्सिमम स्पीड आ रहा था 137, 135 इस तरह के आ रहा था। लेकिन जब मैं इंजरी के बाद आया हूँ, काफ़ी मैं अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग पे बड़ा फोकस किया, अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाया, कोर को और स्ट्रॉन्ग किया। जो मैंने रिहैब किया वो सिर्फ कोर मैंने की, क्योंकि 3 फ्रैक्चर से, तो डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरी की तरफ नहीं भेजा, और मेरा जितना भी रिहैब है वो NCA में हुआ। अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। जब मेरा कम बैक हो गया तो 135 से जो ना स्ट्रेट अवे में मैं 145 प्लस पे चला गया, जो कि मैं फिजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। जो सेकंड चीज़ उस इंजरी से मुझे एक सबक मिली है कि अच्छे टाइम पे जो ना काफ़ी सारे लोग आपके दोस्त होते हैं, जब आप पे मुश्किल टाइम आ जाता है तो काफ़ी लोग जो आपके जो पीक टाइम पे होते हैं ना, वो आपसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज की पुजारी। तो काफ़ी लोगों का मुझे आइडिया होगा कि कौन आपके ज़्यादा वो सिंसियर फ्रेंड है, कौन सिर्फ आपके लिए जो ना ये जो आप फेमस हो गए इसके। तो एक उससे काफ़ी चीज़ मुझे एक सबक मिल गई। और थर्डली ये था कि जो रिहेब का जो मेरा एक प्रोसेस था और जो मेरा कम बैक था, ऑब्वियसली आपके सराउंडिंग जो ना बड़े अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो आपको मेंटली और मोरली आपको सपोर्ट करे, आपको ये नहीं कि आपको एक साइड पे ले जाए। तो मेरे ख्याल से मेरे फ्रेंड्स का, जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, मेरे फैमिली के बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। और जिस तरह का फिर कम बैक हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्राइक बॉलर बन गया पाकिस्तान के लिए, और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ही नहीं रुका और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म करता रहा। अच्छा उमर भाई, हमारे इस प्रोग्राम के कुछ सेगमेंट्स हैं, तो पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके इस सेगमेंट में लाफ्टर बहुत है, ओके, तो क्या आप तैयार हैं? आई ट्राई। चले, इसमें हम आपको ऑप्शंस देंगे और यू विल हैव टू पिक वन ऑप्शन। ओके। सो फर्स्ट इज 5 विकेट हॉल इन T20 और 3 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच, दोनों इनिंग्स कंबाइंड, किसको प्रेफर करेंगे? 3-3 यानी कि यू मीन 6 विकेट इन नो, टेस्ट? सो 3 विकेट्स इन टोटल ओके इन वन टेस्ट मैच। मे बी फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स ली, दूसरी इनिंग में 1 ली, और दूसरी तरफ कंपैरिजन हो रहा है 5 विकेट्स का T20 में। कौन सी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टेस्ट मैच की जो 3 विकेट्स है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ना आपके स्किल्स का पता चलता है कि आपने बैट्समैन को किस तरह आउट करता है। T20 में ऑब्वियसली आपके स्किल्स होते हैं, लेकिन बाय द सेम टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि बैट्समैन भी आप पे ट्राई करता है कि आपको चार्ज कर सके, चार्ज करने की कोशिश करता है, तो इसमें आपको विकेट भी मिल जाती है। लेकिन आई वुड से कि 3 विकेट इन टेस्ट मैच। अगर आपको मौका दिया जाए कि एक चीज आपने अपने पास्ट में बदलनी है, तो आप वो बदलेंगे या आप फ्यूचर को जानना चाहेंगे? आई थिंक फ्यूचर के जानने के बारे में मैं इतनी चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर का जो ना सिर्फ अल्लाह को ही पता है, सही। बंदा कुछ भी नहीं जानता। लेकिन अगर आप कहे कि इन द पास्ट मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो आई वुड से कि मैं अगर मेरे बस में होना
तो मैं चाहूँगा कि जो हमारा जो 2011 का जो सेमीफाइनल था जो हम हारे थे, अगर वो जीत में बदल जाए तो मैं खुश हूँगा। क्या बात है। इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल, ओके सो वी आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन, इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल और हमारे पास ऑप्शंस हैं वसीम, वकार, शोएब पीक पे। ओके आप उस ट्रायो के साथ जाएंगे या आप जाएंगे उमर गुल, मोहम्मद आमिर एंड मोहम्मद आसिफ? कौन सा ट्रायो आप प्रेफर करेंगे कि ये खेलेगा तो हम कप जीत सकते हैं? इट्स अ टफ वन। मेरे ख्याल से अगर आप देखें 92 वर्ल्ड कप फाइनल देखें तो वसीम भाई ने जीताया था। I'll go with वकार यूनुस, वसीम अकरम एंड शोएब अख्तर। ले उमर भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आपके जर्नी की तरफ, फिर से वापस आते हैं। ओके 2007 से लेके 2013 तक उमर गुल से बड़ा बॉलर शायद पाकिस्तान में नहीं था, और 2009 का जो वर्ल्ड कप है वो कहा जाता है कि अगर उमर गुल ना होते तो शायद वो वर्ल्ड कप हमारे पास ना होता। तो वो ज़रा बताएं, वो जो आपका टाइम है, वो जो आपकी पीक है, वो उस पीक पे आपने किस तरह से वक्त गुजारा? और आप क्योंकि देखिए वही बात आप करते हैं कि जब आप एक स्टार बन रहे होते हैं तो उस टाइम पे या आप गिर जाते हैं Yep. या आप सुपरस्टार बन जाते हैं। बिल्कुल। तो हाउ उमर गुल बिकेम अ सुपरस्टार, वो ज़रा पीरियड अपना बताएं वर्ल्ड कप वाला। जो करीब के लोग होते हैं ना, आपका जो सर्कल होता है फ्रेंड्स का, कि वो कैसे है। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं उस टाइम पे, जब ऑब्वियसली आपने सही बात की कि 2007 से लेके 2013 तक मेरा एक पीक था, और हर प्लेयर का एक टाइम आ जाता है कि वो जो अपनी पीक पे जाता है। तो आई थिंक उसमें ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो मेरा था, लेकिन जब मैं जिसको आइडियलाइज कर रहा था या जिसको मैं देखता था कि यार ये बंदा ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड कैसे अपने आप को रखता है, तो आई वुड से कि यूनुस खान से काफ़ी कुछ मैंने सीखा है। जितने भी मेरा करियर था थ्रू आउट 2001 से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट जो मैंने 2003 से जो स्टार्ट किए 16-17 तक, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट में मैंने सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनल बंदा था, जो प्लेयर था, वो यूनुस खान था। उससे काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी है और काफ़ी कुछ मैंने देखा भी है। वो बंदा कितना डिसिप्लिन था, कितना वो अपने क्रिकेट के बारे में क्या सोचता था, अपनी बॉडी को रेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की है और मेरे परफॉर्मेंस पे बड़ा फ़र्क पड़ा। फोकस हमेशा मेरा हार्ड वर्क पे था कि अपनी मेहनत करूँ। ज़्यादा मैं सोशलाइज नहीं था। ग्राउंड से वापस होटल आता था, होटल में अपना रेस्ट करता था या जो भी जिम एक्सरसाइज जो मुझे रिक्वायर होती थी। हाँ, टूर पे ये था कि हमारी जो बेस्ट जो हॉबी होती थी, हम 3-4 दोस्त होते थे, अच्छा खाना, अच्छा पीना, और लाइक 10-15 दिन के बाद अगर बोर हो जाते थे तो शॉपिंग के लिए निकलते थे। लेकिन पूरा ऑन टूर मेरा फोकस होता था क्रिकेट पे, और कोशिश करता था कि मैं ये सोशल मीडिया से ड्यूरिंग द कंपटीशन या न्यूज़ वगैरह ये मैं ना देखूं, क्योंकि वहाँ पे आपको जो ना काफ़ी आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें भी आती है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप परफॉर्म नहीं करते तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो मैं ड्यूरिंग द कंपटीशन मैं ये कोशिश करता था कि न्यूज़ को या ये सोशल मीडिया को ना देखूं। एजेंडा ड्रिवन मीडिया भी तो होता है ना, कुछ ये भी मामला होते हैं कि बिला वजह लेग पुलिंग हो रही है। हमने और स्टार्स और क्रिकेटर्स से भी बात की तो ये ही सुनने को मिला ज़्यादातर कि मीडिया अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है ना। तो आप अपने फोकस पे हो, रिजीम आपकी चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, और फिर आपको एक नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, उससे मेरा ख्याल है गेम पे इफेक्ट होता है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, ये काफ़ी बाद में मुझे ये पता चला कि एक पेड मीडिया क्या होता है या आपके बारे में लोग क्या कहते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ली ऑन कहा कि मैं कभी भी जो मेरा फोकस होता था ग्राउंड, और ग्राउंड से स्ट्रेट अवे मैं अपने कमरे में जाता था। कभी मैं ना लॉबी में बैठता था लोगों के साथ एक्स्ट्रा टाइम। मैंने पहले ही कहा कि मैं इतना सोशलाइज नहीं था कि मैं लोगों को टाइम दे सकूं। तो इस वजह से भी काफ़ी चीज़ों का मुझे पता नहीं चला था कि कौन क्या कर रहा है, कौन पीछे किसके बारे में क्या बातें कर रहा है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया को मैं ड्यूरिंग द कंपटीशन या ड्यूरिंग अपना जो कैरियर था उस टाइम पे मैं इतना फॉलो नहीं करता था, तो इन चीज़ों का ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। हाँ, लेकिन जो मैं अपने कैरियर में बढ़ता रहा, फिर लाइक आफ्टर 2010 के बाद जितना सोशल मीडिया और ज़्यादा हो गया, तो वहाँ उसके बाद फिर पता चला कि यार ये पेड चीज़ें क्या होती है, अनपेड चीज़ें क्या होती है, कौन आपके बारे में क्या कहता है। तो उसके ऑब्वियसली एक टाइम आता है कि अब जिस तरह नो डेज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, हर लेवल पे आप जितना भी अवॉइड करो कुछ ना कुछ आपको मिलता है। लेकिन स्टिल आई बिलीव, और मैं सजेस्ट करूँगा जितने भी हमारे जो यंगस्टर है कि अगर आपकी कोई कंपटीशन अगर चल रही है या आपके अगर टूर्नामेंट चल रहा है, तो आप
जितने सोशल मीडिया को जितना अवॉइड कर सकते, जितना कम इसको यूज़ कर सको, तो इतना आपको फ़ायदा होगा। अच्छा उमर भाई, 2012 वर्ल्ड कप वंस अगेन, उमर गुल की इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, यॉर्कर्स का तो सबको पता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच ऐसा हुआ जिसमें आपने बिल्कुल वो कहते हैं ना, हालात बदल दी, जिंदगी बदल दी, वो चेंज कर दिया। 32 रन ऑफ 17 बॉल्स, और इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बैटिंग जो है उस नंबर पे शायद ही किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इस तरह से खेला और मैच को विन किया हो। तो जब आप जा रहे थे क्रीज पे उस मैच का, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या चल रहा था ज़हन में? क्या आपको लगता था कि आप ये कर लेंगे? क्या आपके पीछे जो पेविलियन था वहाँ पे जो प्लेयर्स थे उनको लगता था कि ये मैच यहाँ से हम लोग जीत की तरफ ले जाएंगे? क्या फीलिंग्स थी? जो डगआउट में हम बैठे हुए थे तो ऑब्वियसली 6-7 आपके आउट हो जाए और आपका रन रेट इतना ऊपर चला जाए, आई थिंक उस टाइम पे कोई 54 समथिंग रन चाहिए थे। तो ऑनेस्टली डगआउट में तो ये था कि हम मैच हार गए, लेकिन स्टिल मैंने अपने जो एक होप, एक उम्मीद है ना, वो मैंने बिलीव किया कि यार हम स्टिल होप कर रहा था कि हम जीत सकें, क्योंकि मुझे यकीन था कि उमर अकमल खेल रहा है और उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो जाके ना आपके लिए मैच चेंज कर सकता है। तो जस्ट मैंने क्या ट्राई किया, मैंने कहा आई गो एंड जस्ट सपोर्ट हिम कि मैं उसको सिंगल दे के उसको स्ट्राइक पे लेके आऊँ। और मेरी जब क्रीज में मैं पहुंचा भी हो तो उमर से जो मेरी बात हुई तो मैंने ये कहा था कि यार उमर देख, आप ऐसे प्लेयर और आप में पोटेंशियल है कि आप एक ओवर में या 2 ओवर में 15 से 20 रन आप इजीली ले सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपके साथ दूसरे एंड पे रहूं, आपको सिंगल करके दूं और आप स्ट्राइक जितना आप फेस कर सको तो इतना अच्छा है। लेकिन वो दिन मेरा ही दिन था और जब मेरी शॉटें लगनी शुरू हो गई तो फिर उमर ने कहा कि नहीं यार उमर भाई मैं आपके साथ आउट नहीं होऊंगा। तो एक तो ये कि कभी भी आपने क्रिकेट में जो ना आपने होप को लूज़ नहीं करना, क्योंकि टिल द लास्ट बॉल यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है। और वो मैच मेरे ख्याल से जिस तरह हमने फिर वो मैच जीता है, तो अगेन आप कह सकते कि क्रिकेट जो ना इसमें टिल द लास्ट बॉल आप कुछ भी नहीं कर सकते और अनप्रेडिक्टेबल गेम है। और बाय द एंड ऑन द अदर साइड लाइक बीइंग अ प्रोफेशनल, ऑब्वियसली जो मेरी जो प्रायोरिटी या जो मेरा जॉब था उस टाइम पे एज बॉलर मैं खेल रहा था। तो बाय द सेम टाइम नो डेज आपको जितने इंटरनेशनल क्रिकेट जो जिस तरह की अब हो रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत आपके अगर आप बैटिंग कर सकते हो तो इट्स बेटर कि आप थोड़ी 10-15-20 रन अगर आप चिप इन कर सकते हो तो टीम के लिए फ़ायदा होगा। प्लस अच्छी फील्डिंग करना कोशिश करें कि जो भी प्लेयर्स है अपनी स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स हैं कि अपनी फील्डिंग को थोड़े से इम्प्रूव करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, आप में अगर इसमें टीम के लिए थोड़े से भी चिप इन करते हो तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपकी टीम के लिए काफ़ी वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बिल्कुल उमर भाई, और हमने ये भी देखा है पास में मतलब द ग्रेट इमरान खान जो हैं हमारे वर्ल्ड कप विनर, वो भी ऑलराउंडर थे, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर लेते थे। देन वसीम अकरम को भी हमने देखा है कि उन्होंने टेस्ट मैच में सेंचुरी भी मारी हुई है, ही ऑल्सो न्यू हाउ टू बैट। और इसी तरह आपकी ये जो परफॉर्मेंस थी इसमें हमें पता चला। देन रिसेंटली नसीम शाह, उनकी बैटिंग। तो आप समझते हैं कि जो बॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए मॉडर्न डे क्रिकेट का जहन में रखते हुए कि बैटिंग को भी उनको देखना चाहिए, थोड़ा उस स्किल को भी अपने को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जिस तरह अब क्रिकेट होती जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह मैंने अली भी कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको जो भी आपके जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, चाहे वो आप बॉलर हो या बैट्समैन, तो आपको बाय द सेम टाइम आपको थोड़े से फील्डिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फील्डिंग पे आपने काम करना है। अगर एज बॉलर अगर मैं बात करूं कि मैं बॉलर हूं तो मेरे हमेशा से कोशिश होती थी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आपके जो ना शौक, कि आप बैटिंग कितने शौक से कर लेते हो। मुझे बचपन से लाइक स्टार्ट से मुझे शौक था, नेट में जब जाता था कोशिश करता था कि बाहर लूँ, बड़े शौक से जाता था। और उस टाइम पे ऑनेस्टली बॉलर्स को इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। मेनली क्या होता था कि बैट्समैनों को मौका मिलता था, वो जितनी देर भी उनकी बैटिंग थी तो वो जाके वो अपनी बैटिंग पे फोकस करते थे। हफ्ते में एक आध दफ़ा हमें मौका मिलता था और उसके लिए हम कोशिश करते थे कि बस वो जो मौका मिले उसको ग्रैब करें। बाकी जो क्लब क्रिकेट, जब जहाँ से मैं पेशावर से मैं क्लब क्रिकेट खेलता था तो वहाँ पे भी मैं ऊपर नंबरों पे खेलता था क्योंकि बैटिंग का शौक था।
तो कोशिश थी कि जितने भी पाकिस्तान टीम के लिए जो अपनी चिप इन कर सकता हूँ, जो भी हेल्प कर सकता हूँ। और नो डेज मेरे ख्याल से जितने ज़्यादा मौका आजकल के बॉलर्स को मैंने खुद देखा अभी रिसेंट पास में, क्योंकि पिछले 4-5 साल से कोचिंग की तरफ मैं आ गया हूँ, तो अभी तो बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। उनको डेली, अगर डेली नहीं हो तो हर एवरी सेकंड डे तो उनको बैटिंग मिलती है। तो मेरे ख्याल से उनको फोकस करना चाहिए। और मॉडर्न डेज में ये रिक्वायरमेंट भी है मॉडर्न क्रिकेट की कि आप थोड़ी बहुत अपनी फील्डिंग तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉलिंग या बैटिंग के साथ, लेकिन अगर आप बॉलर हो तो आप कोशिश करें कि थोड़ा बहुत 15-20 रन अगर आप ऐड कर सकते हो टीम के लिए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल ठीक बात की उमर भाई, और यही बात है कि अपने स्किल सेट को आपको इम्प्रूव करना है। जैसे आप बाकी देखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देख लें तो हर 2-3 साल बाद सर्टिफिकेशन, हर 2-2 महीने बाद, और बाकी भी आप अगर प्रोफेशंस देखें तो ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं। तो अगर क्रिकेट की अब ये डिमांड है कि आपको चिप इन करना, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि ये ज़हन में होना चाहिए कि भाई 10 रन भी चिप इन करूं लेकिन मुझे करने हैं, और उसके लिए फिर यू हैव टू ट्रेन। देखिए इसमें दो चीज़ें ना, एक तो आपकी टीम के लिए फ़ायदा है, प्लस बाय द सेम टाइम वो आपके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं कैप्टन हूँ या मैं हेड कोच जो भी हूँ, तो जो प्लेयर अगर 19-20 हो और जहाँ पे अगर मुझे एक बॉलर अच्छा फील्डर मिल जाए या वो थोड़ी बहुत उसमें एबिलिटी हो कि वो 10 से 15 रन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिर मैं पहला तो प्रायोरिटी तो ये Preference होगी यही ना, होगा। प्रेफर तो मैं उसी को करूँगा कि जो थोड़ी बहुत अच्छी फील्डिंग कर लेता है और थोड़ी सी साथ में बैटिंग कर लेता है। तो ये प्लेयर्स के लिए भी मेरा ख्याल से उसके लिए भी अच्छा है कि अपने फील्डिंग पे, अपने बॉलिंग के साथ साथ अपने फील्डिंग और बैटिंग पे भी तवज्जो दे। और जो कि आजकल जो मॉडर्न डेज जो क्रिकेट है, जिस तरह हमने बार बार हमने बात की ये रिक्वायरमेंट भी है और ज़रूरत भी है, और आपके सर्वाइविंग भी इसी में है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी टीम के लिए भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, और हमने इस तरह के ग्रेट क्रिकेटर्स देखे भी। शाहिद अफरीदी इज अ वंडरफुल एग्जांपल, फिर शोएब मलिक इज अनदर एग्जांपल। तो उनका अगर एक साइड नहीं चली तो दूसरी चल गई, जिसकी वजह से लॉन्जिविटी मिल गई उनके करियर्स में भी। तो यही हम देख रहे हैं। नसीम शाह आप देखें अगर आप रीसेंट टाइम्स में, तो उनकी बड़ी अच्छी एग्जांपल बैठी। देखिए अगेन वही आता है ना कि आपकी जो पैशन है या आप के एक लाइक जो मेहनत करते हैं या आपका जो एक शौक है ना, अगर आपने बात की है शोएब मलिक की या शाहिद अफरीदी की, तो ये एज बॉलर आए थे और स्पिनर और लेग स्पिनर आए थे, लेकिन उनमें एबिलिटी थी, फिर उन्होंने उस पर हार्ड वर्क की, मेहनत की, तो वो शायद अफरीदी तो फिर भी लाइक बॉलिंग करते थे साथ में बैटिंग करते थे। लेकिन अगर आप शोएब मलिक की बात करें तो वो तो बॉलर से बैट्समैन बन गया उनके। अब आप रिकॉर्ड्स देख ले, T20 में देख ले 10,000 प्लस रन है, फिर इंटरनेशनल में अगर उनके उसका देख ले आई थिंक मोर देन 7,000 उनके इंटरनेशनल रन है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट है रिसेंट टाइम की जो क्रिकेट है, तो मेरे ख्याल से इट्स ऑल अबाउट आप कितना हार्ड वर्क करते हैं और कितना आपने क्या जो वो जो पैशन है ना, उससे आप कितने लगाव से वो काम करते हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उमर भाई, योर बेस्ट नंबर्स आर 5 for 6, और वो एक दफा नहीं 2 दफा आपने किया, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। तो ये जरा बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले हम बात कर लेते हैं कि वो जो आपकी फॉर्म थी वो किस तरह से हुआ। ये नंबर्स बड़े, बहुत कम प्लेयर्स होंगे जिनके इस तरह के नंबर्स हो, इतना कम रन आपने कंसीड किए और इस तरह से विकेट्स नहीं। तो क्या उस दिन क्या चल रहा था? ऑनेस्टली 7 से लेकर 13 तक मैं अपने आप को ऐसे लगता था ना कि बस मुझे बॉल मिल जाए, चाहे वो पुराना बॉल हो नया बॉल हो, मैं टीम के लिए परफॉर्म करूं। पहला जो हमने 5 और 6 जो मैंने ऑल में किया था, तो काफ़ी लाइक फर्स्ट टाइम T20 क्रिकेट में ये हुआ था, एक रिकॉर्ड बनाया था जो कि बड़े प्राउड मोमेंट था उस टाइम मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए, कि पहली दफ़ा इंटरनेशनल T20 में 5 आउट करना। और आई वुड से कि जो ओवल का ग्राउंड है वो मेरे लिए काफ़ी लकी है, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो T20 की भी बेस्ट वहाँ पे है, वनडेज की भी बेस्ट जो परफॉर्मेंस में मेरे ओवल पे है। बिल्कुल। हल्का सा उस टाइम पे आई थिंक 4th या 5th ओवर में मैं आया था, और अगर आपने देखा हो तो ओवल में जो स्क्वायर है ना वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल पूरा लाइक एक जो बाउंड्री साइड है वहां से लेके दूसरे स्क्वायर जो है ना, रस्सी के साथ वो लगता है,
तो हल्का सा बॉल मुझे मिला जो कि रिवर्स स्विंग हो रहा था, तो उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिली और उसके लिए काफ़ी हमने काम किया था 2007 के वर्ल्ड कप से पहले, स्पेशली क्योंकि T20 में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कम बैक कर सको, क्योंकि एक दो ओवर अगर आपके ख़राब चले जाए तो फिर पूरा मैच आपका ख़राब हो जाता है। एक यॉर्कर पे मैंने काम किया था और एक बाउंसर पे, तो जी ये दो चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ थी और उसी पे मैंने फोकस किया और कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस या आपकी एक जो एक स्ट्रेंथ है उस पर जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते तो आप कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा उमर भाई, हमने स्टार्स को देखा, करियर्स उनके देखे, और कहीं ना कंट्रोवर्सीज का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है, चाहे मीडिया ड्रिवन हो चाहे असल बात हो, लेकिन उमर गुल का करियर जब हम देखते हैं ना तो साफ शफाफ कुछ भी नहीं मिलता, कुछ एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती जिसमें कहीं। तो ये बताएं, ये बल्कि यंगस्टर्स के लिए भी मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज हो आपकी तरफ से कि किस तरह से आपने इतना नीट एंड क्लीन करियर जो है वो गुजारा। मेरे थ्रू आउट द करियर मेरी ये कोशिश होती है, मैंने पहले भी कहा कि मेरा जो फोकस होता था मैं टोटली क्रिकेट पे होता था, अपनी फिजिकल फिटनेस पे होता था। ग्राउंड से होटल्स के अंदर वो जिम, और जिम से अगर हमारा जो था ना सिर्फ अगर हम बाहर निकलते थे खाने पीने के लिए, बाकी हम इंजॉय कर रहे थे, जाते थे शॉपिंग वगैरह के लिए। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही 24 घंटे होटल में थे या कमरे में रहते थे या ग्राउंड में रहते थे, लेकिन अगेन फोकस होता था अपनी क्रिकेट पे, अपनी फिटनेस पे, और ज़्यादा मैं ये लोगों के साथ सोशलाइज नहीं था या लॉबी में मेरी इतनी ज़्यादा उठना बैठना नहीं होता था। तो आप ये भी कह सकते हैं ऑब्वियसली कि जितनी क्रिकेट ज़्यादा हो गई, जितनी दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई है जो कि आपके करियर को ख़राब कर सकते हैं, तो ये आपके आ जाता है। काफ़ी हमने देखा है कि जितने भी प्लेयर्स हैं लॉबी में आपको डिफरेंट लोग मिलते हैं, आपके जो माइंड सेट है उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरे नेगेटिव लोग भी मिल जाते हैं आपको, जो कि कुछ इंसिडेंट हुए भी है कि लॉबी से वो आपको फॉलो करते हैं, फिर आपके साथ वो एक जो एंटी करप्शन की वो जो आप तो वहाँ से भी जो ना आपको समटाइम यंगस्टर उनको पता नहीं चलता कि ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है या मुझे यूज कर रहा है। तो आई वुड से कि जितना आपका फोकस क्रिकेट पे रहे और जितना आप अपने आप को ज़्यादा सोशलाइज ना करो उस टाइम पे, अपने फिटनेस पे काम करो, ग्राउंड तक रहो, तो आई थिंक आपके करियर ऐसी स्कैंडल से और ऐसी चीज़ों से बच सकते हो। दूसरा ये कि आपको सराउंडिंग में देखना है कि कौन से लोग जो ना ये अच्छे, कौन से बुरे। तो जब आप एक अच्छे सर्कल को चूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसी जो डिफरेंट स्कैंडल होते हैं या ये जो बाकी जो चीज़ें, इससे आप काफ़ी बच सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और बाबर आजम इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो हम देखते हैं कि वो भी वैसे ही हैज़ अ लॉट ऑफ फैंस एंड एवरीथिंग, लेकिन वो भी ना अपने आप को एक शेल में रखते हैं। जो हम उनको बिहाइंड द कैमरा देखते हैं ना, ही रिमेन्स इन अ शेल, और बड़ा वो लिमिटेड होके अपने आप को वो वक्त गुजारते हैं। और इसी तरह हमने और प्लेयर्स भी देखे, और आज के दौर में तो एजेंसीज भी हैं ना, आप जो उनको आपको गाइड कर रही होती हैं क्या करना है क्या नहीं करना। आपके टाइम पे तो उमर भाई वो भी नहीं था, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये अपब्रिंगिंग की भी वजह हो सकती है, जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई है। हाँ देखिए, मेरे ख्याल से ये चीज़ है या कोई स्पेसिफिकली कोई कोच 2010 के बाद ये काफ़ी ये जो आप कहते हैं ना कि एंटी करप्शन के जो लेक्चर होते हैं, ये 2010 के बाद काफ़ी ज़्यादा हो गए, क्योंकि क्रिकेट में ये इस तरह के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे। तो उसके बाद फिर जो भी आप किसी मेजर इवेंट में जाते हो, किसी टूर्नामेंट में जाते हो, या आपका इवेंट कोई बायलैटरल सीरीज होता है, तो टाइम टू टाइम 1 से 2 महीने के बीच में आपको वो लेक्चर ज़रूर अटेंड करने होते हैं। तो यंगस्टर के लिए काफ़ी हो गया। फिर एकेडमीज़ में जो हमारे जो एकेडमी में उनमें भी लेक्चर देने शुरू किए। फिर पीसीबी ने आपने जितने भी स्पेशली जो अंडर 19 के जो बच्चे आते थे और वो किसी टूर पे जाते थे या उनका कोई ऐसी कोई कैंप वगैरह लगता था, तो उसमें जो ना उनको काफ़ी एजुकेट कराते थे कि यार ये एंटी करप्शन क्या चीज़ें होती है। लेकिन आजकल तो जितने भी टूर्नामेंट आज जिस भी, चाहे वो आप इंटरनेशनल इवेंट में जाते हो या किसी फ्रेंचाइज लीग में जाते हो, तो हर जगह पे ये एंटी करप्शन के लेक्चर होते हैं, जो कि अच्छे भी है। प्लेयर्स को टाइम टू टाइम जो भी नए उनमें जो लॉज चेंज होते हैं या कोई ऐसे लोग होते हैं ना कि जो नए इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, तो उनके फोटोज वगैरह या उनकी जो भी बायोडाटा होता है वो आपको बता देते हैं पहले से। अच्छा जबरदस्त। पाकिस्तान में तो हमारे उमर गुल जो थे वो स्टार थे ही, लेकिन इंडिया IPL 2008
आप वहाँ पे भी एक हीरोइक किस्म का आपका सीजन रहा. बिल्कुल. यू वर वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स इन दैट सीजन. और वो ज़रा बताएं कि वो कैसा एक्सपीरियंस था. और उसके अलावा आपने एक बात की कि वहाँ पे फेस्टिविटीज़ काफ़ी होती थी इन अ पॉजिटिव वे, कि बड़ा सेलिब्रेट किया जाता था. तो वो ज़रा एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि तब तो PSL भी नहीं था, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी नहीं थी. सो हाउ वाज दैट, किस तरह से आपने उसको एब्जॉर्ब किया उस सारे सिनेरियो? आई थिंक ये 2008 में स्टार्ट हुआ था IPL. जब हम 2007 फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद ऑब्वियसली वहाँ पे मैं हाईएस्ट लीडिंग विकेट टेकर था टूर्नामेंट का. तो जब हम IPL में चले गए, पहली दफ़ा इस तरह कोई फ्रेंचाइज लीग हो रही थी. फुटबॉल लीग तो हम देखते थे, लेकिन क्रिकेट में इस तरह पहली दफ़ा हुआ. और आपको पता है कि जितना क्रेज़ है इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट के बारे में, तो फ़ैन फॉलोवर तो वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे इंडिया में. हम जब भी अगर आप बायलैटरल सीरीज़ खेलने वहाँ पे गए, तो जितने फैंस हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है. IPL का बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक लाइक कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि डिफरेंट प्लेयर्स के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो. वहाँ पे रिकी पॉन्टिंग, गंगोली, शेब अख्तर, हफीज़, मैं एक टीम से हम खेलते थे, और भी काफ़ी सारे फॉरेनर प्लेयर थे. तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि आप डिफरेंट प्लेयर्स से, ऑब्वियसली बड़े बड़े प्लेयर्स थे उसमें. आप अगर आप सबसे पहली बात करो तो रिकी पॉन्टिंग की बात कर लेते हो, फिर सौरव गंगोली वहाँ पे कैप्टन था. तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए भी मिलती है, क्योंकि एक टीम से अगर आप नेशनल टीम से खेलते तो वहाँ पे हमारा जो एक कल्चर, वो तो एक तरह का होता है. वो अपने कल्चर का तो हर किसी को पता होता है, लेकिन आप जब डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ बैठते हो तो काफ़ी चीज़ें आप सीखते हो. काफ़ी आप लाइक प्रोफेशनलिज्म आप में आ जाती है कि ये एक बड़ा जो प्लेयर है, इसके प्रोफेशनल लाइफ किस तरह गुजारते हैं, ऑन द फील्ड क्या होता है, ऑफ द फील्ड. तो बड़ा इंजॉय किया था. और काफ़ी वो आप कैसे देखे, वो क्रिकेट में जो एक ग्लैमर था वो IPL के स्टार्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था. बिल्कुल. ग्लैमर की बात से मेरे जहन में ये आया कि गौतम गंभीर को शाहरुख खान ने बोला कि टीम मीटिंग थी KKR की, तो गौतम गंभीर को लगा कि शायद कोई हिदायत देंगे, कोई बताएंगे. तो शाहरुख ने बोला कि देखें, जैसे आपको एक्टिंग नहीं आती, मुझे क्रिकेट नहीं आता, सो यू विल हैंडल योर थिंग, आई विल हैंडल माइन. तो मुझे ये बताएं कि शाहरुख खान इज़ अ मेगा स्टार, उनके साथ कोई आपका इंटरेक्शन हुआ हो ड्यूरिंग दैट पीरियड? हाउ वाज दैट? वो कोई टीम बैकअप की कोई वाकया अगर आपके जहन में आता है तो बताएं. देखिए, बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा था. शाहरुख खान पहले IPL में स्पेशली उनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है टीम के साथ, क्योंकि उस टाइम पे एक तो ये एंटी करप्शन का ये सिस्टम स्टार्ट नहीं होता कि डगआउट में या ड्रेसिंग रूम में आपकी जो टीम ओनर है वो नहीं आ सकते. तो काफ़ी अच्छा उसके साथ एक्सपीरियंस रहा. और हमेशा जो भी हमारे जो होम मैचेस होते थे कलकत्ता में, तो वो आते थे मैच स्टार्ट होने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच करते थे. अच्छा. और उनका स्पीच स्टार्ट होता था किसी हदीस से. अच्छा. हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के उनके बाद एक हदीस पढ़ाते थे, बड़ा ज़बरदस्त लाइक मोटिवेशनल स्पीच में. और बड़ा ही डाउन टू अर्थ. हमेशा जब भी वो ड्रेसिंग रूम में आते थे मैच से पहले या मैच जीतने के बाद, तो अगर एक प्लेयर बैठा हुआ है चेयर पे और जगह नहीं उनके लिए, कुर्सी नहीं है, तो मैंने उनको देखा भी है कि वो फ्लोर पे बैठे, लेकिन प्लेयर्स को कुर्सी से उठने नहीं दिया. वो फ्लोर पे बैठे लड़कों के साथ काफ़ी जो ना जप्पी डाल के, वो जो आप कहते हैं ना कि जप्पी डाल के मिलते थे, बड़ा हंसमुख और बड़ा ज़बरदस्त डाउन टू अर्थ, बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ टाइम गुजरे. तो उमर भाई ये बताएं कि ये जितने भी बड़े लोग होते हैं जो एक सुपरस्टार लेवल पे होते हैं, जिनमें से आप भी एक हैं, ये इतने डाउन टू अर्थ कैसे होते हैं? क्या वजह होती है? या ये डाउन टू अर्थ होते हैं तो अल्लाह इनको इतना नवाज देता है? ये ज़रा मुझे बताएं. ऑब्वियसली सम टाइम जब कोई सुपरस्टार बन जाता है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा प्राउड ही हो गया, थोड़ा सा मगरूर हो गया, लोगों से इतना मिलता नहीं है. तो उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हो जाती है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा क्राउड हो और हर जगह पे आपको लोग आप कैसे देखें, सम टाइम तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन सम टाइम होता भी है कुछ चीज़ें कि आप स्नैप आउट कर जाते हो, स्नैप आउट कर लेते हो, या उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश. तो लोग कहते हैं कि नहीं यार ये मेगा स्टार हो गया. लेकिन वापस मैं आपके वो सवाल पे आता हूँ कि किस तरह डाउन टू अर्थ रहते. देखिए, जितने भी स्पेशली अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें पाकिस्तान में,
तो उनके अगर आप फैमिली बैकग्राउंड देखें तो वो इतने लाइक बहुत कम जो क्रिकेटर्स है वेल नाउन फैमिली से आते हैं। अपना जो एक बैकग्राउंड होता है, अगर आप अपने बैकग्राउंड को याद रखते हो या आपके जो पास्ट है ना, और आप उसको हमेशा अपने माइंड में रखते हो ना, तो कभी भी ये चीज़ें आप में नहीं आ सकती। हमेशा के लिए आप जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार बन जाओ तो स्टिल आप डाउन टू अर्थ ही रहोगे। हाँ, टाइम के साथ बंदा थोड़ा सा चेंज भी होता है और होना भी चाहिए, लेकिन स्टिल आप में कभी भी वो जो एक एलिमेंट होता है ना, प्राउड एलिमेंट, वो कभी भी आप में नहीं आ सकता जब तक आप अपने पास्ट को नहीं भूलते। मैं बल्कि कहीं पढ़ भी रहा था कि कहते हैं कि अगर आपको इंस्टेंट सक्सेस मिले तो वो आपके अंदर ईगो पैदा करती है, लेकिन अगर आपको एक बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद सक्सेस मिले तो वो आपको एक आजिज इंसान और अच्छा इंसान बना देती है। ये बात ठीक है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हो और जब आप मेहनत करते हो तो बंदे को पता चल जाता है कि यार ये जो दूसरा प्लेयर है या ये दूसरा बंदा है ये भी मेरे जैसा है, मेरे जैसे कैपेबल है, लेकिन बस अल्लाह की ख़ास करम है मेरे ऊपर। मैं अपनी मिसाल दूंगा कि ऑनेस्टली मेरा जो जो इंटरनेशनल डेब्यू था बड़े जल्दी हुआ। मैं 2001-2 में प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट किए, 2003 में मेरा डेब्यू हो गया। तो अभी भी मैं सोचता हूँ कि उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग, काफ़ी प्लेयर्स अच्छे मेरे से थे, लेकिन बस वो एक अल्लाह की तरफ से एक कैसे थे कि एक ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर कि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाया। बाकी जो हमारे जो कोलीग्स थे फर्स्ट क्लास खेलने वाले, जिस तरह अगर आप पेशावर से बात कर लो तो फजल अकबर की भी मैं बात कर लेता हूँ, बहुत बड़ा बॉलर था, बहुत अच्छा बॉलर था, मेरे से 10 गुना बेहतर था, लेकिन बस उसकी किस्मत में उतनी जो थोड़े बहुत जो क्रिकेट लिखा था वो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट वो कह लिए। बाकी फर्स्ट क्लास में उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखे, आई थिंक 500-600 प्लस विकेट उनकी, लेकिन अगेन ये अल्लाह के ताला की खास करम की ब्लेसिंग होती है किसी बंदे पे। T20 में आज भी यू आर दी बेस्ट बॉलर एवर प्रोड्यूस्ड, तो ऑल टाइम्स में आप नंबर 1 पे आते हैं। क्या रूल ऑफ थंब था आपका एज अ बॉलर? क्या थिंकिंग प्रोसेस था? किस तरह से आपने वो कंसिस्टेंटली जो है सक्सेस T20 क्रिकेट में हासिल की? देखिए, सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव आपको होनी चाहिए कि मैं ये मैच खेलने जाता हूँ, और आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हमेशा से जो मेरी जो स्ट्रेंथ थी, यॉर्कर और बाउंसर, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अगर मैं T20 के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी जो पहले जो प्रैक्टिस होती थी मैं अपने यॉर्कर पे करता था, ताकि एक चीज़ अगर मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं इसकी मजीद प्रैक्टिस करूं और इसमें मजीद कमांड हासिल कर सकूं। क्योंकि अगर मैच में ड्यूरिंग द मैच में ऐसे भी होता है कि सम टाइम बैट्समैन आपको चार्ज करता है, अपनी क्रीज से खेलता है, तो जब वो डाउन द विकेट आप पे आता है तो आप क्या करते हो, विद इन अ सेकेंड अपने माइंड को चेंज करते हो। तो वहाँ पे क्या है कि सडनली मैं अगर एक लेंथ बॉल करने जा रहा हूँ तो मैंने उसको बाउंसर किया, जिसपे मुझे डॉट बॉल भी मिली है या विकेट भी मिली है। तो आई थिंक अपने स्ट्रेंथ को बैक करना है, अपने आप को बैक करना है, और कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एक लेट से कि अगर मैं यॉर्कर करने जा रहा हूँ तो ये यॉर्कर होगा, अगर इसमें डाउट्स हो गए तो फिर आप वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते। उमर भाई, हम देखते हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच था और शॉट लगी और उमर गुल और शाहिद अफरीदी बड़ी स्पीड से भागे बॉल की तरफ, एग्जैक्टली सेम स्टांस में वो उन्होंने बॉल पकड़ी। शाहिद अफरीदी ने, मेरा ख्याल है, वो बॉल पकड़ी थी और थ्रो की थी। और वो नॉट ओनली क्रिकेट की वीडियोस में बल्कि आजकल रील्स में ना अमेजिंग वीडियोस में आ रही होती है। बिल्कुल स्पोर्ट्स की वीडियोस में आ रही होती है कि फुटबॉलर्स का दिखा रहे हैं, टेबल टेनिस दिखा रहे हैं, साथ में आप लोगों का ये एक्ट दिखाते थे। तो वो कैसे कोइंसिडेंस हुआ? वो क्या था? वो आप लोगों ने बाद में उसको देखा तो क्या डिस्कस किया? आई थिंक कोई स्पिनर बॉल कर रहा था, शायद भाई कवर में खड़े थे, मैं पॉइंट पे था स्पिनर पे, तो हमारे बीच में शॉट लगी, मैं पॉइंट से मैंने रन किया और शाहिद भाई ने कवर से। आई थिंक आप कह सकते हैं कि बॉल दोनों का ही था, लेकिन इसको कह सकते हैं ना कि एक टीम गेम, इट्स अ टीम गेम। तो हमने दोनों ने, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि यार कि वो जाए या मैं जाऊं, दोनों ने एफर्ट किए। सडनली हमने रन किया और बाय द सेम टाइम हमने वो स्लाइड जो मारी है सेम एक तरह से शायद भाई ने जो बॉल पिक किया, फिर जिस तरह मुटे और फिर उसको जो थ्रो किया, उस टाइम पे तो ऑनेस्टली हमें कोई पता नहीं था। लेकिन बाद में जब उसको सिंक किया और जिस तरह वो वीडियो चली है, तो हमें 1-2 दिन के बाद वो वीडियो जब हमने देखी है तो लाइक आप कह सकते कि सरप्राइज भी हो गए, और एक काफ़ी लोगों ने पूछा भी है, पहले भी पूछा कि ये आप लोगों ने जान
जानबूझ के किया है कि या सडनली हुआ है? तो ऑनेस्टली ऐसी कोई बात नहीं, वो सडनली हम इतना मैच फोकस था कि हमें पता ही नहीं चल रहा कौन बॉल को पिक कर रहा है, कौन स्लाइड कर रहा है, लेकिन कोशिश दोनों की यही थी कि हम बाउंड्री सेव करें या अपने टीम के लिए एक्स्ट्रा जो रन्स वो बना रहे हैं उसको सेव करें। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है अगर जानबूझ के करते तो शायद कोई गलती हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही वो इतना आइडेंटिकल। और देखें उससे, लेकिन आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि इंटेंट का पता चलता है। इंटेंट तो बीइंग अ फील्डर मतलब आपने अपना 100% दोनों ने दे दिया ना, बिल्कुल। और वहां पे यू डिड नॉट स्टॉप, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। नो नो नो। तो ये बड़ी जबरदस्त एक चीज थी। और देखें वो हिस्ट्री बुक्स में जो है ना वो बिल्कुल, एक बिल्कुल। चीज चली गई हुई है। और मेरा ख्याल है उसको उस तरह की उस वीडियो को तो अब लेसन्स में भी दिखाया जाता है कि दिस इज हाउ यू हैव टू स्लाइड एंड पिक द बॉल। अच्छा उमर भाई, आपके करियर को जब हम देखते हैं तो ये जानना चाहूंगा कि स्लेजिंग की आदत थी आपको या नहीं थी? एक तो ये जानना चाहेंगे, ऑन द ग्राउंड हमने देखा है स्लेजिंग चलती है। और एक आपका इवेंट था जिसमें युवराज सिंह बैटिंग कर रहे थे और आपका कंधा उनको लगा और एक मोमेंट ऑफ हीट वहाँ क्रिएट हुई। ऑल्दो इंजमामुल हक जो है उन्होंने बाद में वो रफा दफा किया एंड यू गाइज वर ऑल लाफिंग एंड स्माइलिंग। तो वो क्या मोमेंट था? और स्लेजिंग का बताएं, वो आपकी हैबिट है नहीं है, किस तरह से? स्लेजिंग का तो ऑनेस्टली मुझे ऐसा इतना वो नहीं था ना कि लाइक कुछ बॉलर होते हैं कि वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, स्लेजिंग को उनको शौक होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन होते हैं या हमारे कुछ बॉलर होते हैं आप कैसे थे कि शुएब अख्तर जिस तरह एग्रेसिव होते थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज या जाके जो गोरियाँ कराते थे बैट्समैन को। तो स्लेजिंग का तो ऐसा मुझे इतना वो नहीं था, लाइक यूज टू नहीं था मैं उस चीज़ का। लेकिन हाँ, गुस्सा ऑब्वियसली आपको आता है, और जब आपको कोई बैट्समैन हिट करता है या अननेसेसरी वो आपको चार्ज करता है तो ऑब्वियसली बंदे को गुस्सा भी आता है। और सम टाइम एक दो इंसिडेंट इस तरह हुए कि हमारी प्लेयर के साथ लड़ाई आप कह सकते हैं, आप लाइक ओपनली तो नहीं कर सकते क्योंकि आपके जो आईसीसी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस पे फिर आपको चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली हीट ऑफ द मोमेंट कुछ चीज़ें इस तरह हुई। युवराज की बात करें तो ऑब्वियसली जिस तरह का वो प्लेयर था हमेशा से, और 2007-8 में वो काफ़ी फॉर्म में भी था, मिडल ऑर्डर में खेलता था। लेकिन वो जब आया तो उसको जाके मैंने एक आध गोरी कराई तो उसने भी आगे सीखी है। फिर मैंने उसको बाउंसर किया, उसके शोल्डर पे मैंने मारा तो उसने आगे था वेल बॉल। तो ये एक हीट ऑफ द मोमेंट वो चीज़ें होती है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का हमेशा तगड़ा मैच होता है, कोई भी नहीं चाहता कि हम मैच हारे, और उसमें काफ़ी सारे इस तरह के इंसिडेंट आते हैं, प्लेयर्स के साथ लड़ाई झगड़े भी होती है ऑन द फील्ड फिर। लेकिन ऑफ द फील्ड फिर बड़ा काफ़ी फ्रेंडली है, सब एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ऑन द फील्ड हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी कंट्री को विन कराऊँ, अपने के लिए उसके लिए विक्ट्री लेके आऊँ। तो ये होती ये चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। आपने बात की शोएब अख्तर बीइंग एग्रेसिव, नो डाउट वी एज फैंस वी लव दैट एग्रेशन। लेकिन मैं एज अ फैन, एज अ क्रिकेट वॉचर, मैं आपको बताऊं तो आप में बहुत एग्रेसिव लुक आती थी। अच्छा। जब हम देखते थे टेलीविजन पे तो हमें बड़ा मजा आता था आपको देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्पेशली योर आर्म एक्शन, वो बड़ा जबरदस्त किस्म का था ना, बड़ा वही बहुत अग्रेसिव था। एंड देन टॉल गाय कमिंग अप फ्रॉम सो हाई। तो वो एक बीइंग अ फैन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बड़े इम्प्रेस होते थे इस चीज। देखिए एग्रेशन जो है ना, दो तरह की एग्रेशन होती है। एक जिस तरह हमने बात की कि लेट्स सपोज, आप एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा शुएब अख्तर की, वो एग्रेसिव, वो उसकी बॉडी भी एग्रेसिव होती थी, वो जिस तरह वो बॉल करता, उनकी जो बॉलिंग थी वो भी एग्रेसिव होती थी क्योंकि उसमें बाउंसर भी होते थे, उसमें लीथल फास्ट तो था ही, वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर है। वो जो दो चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज वो जो एग्रेसिव होता है, एक होता है आपकी जो बॉलिंग। एग्रेसिव मीन्स ये नहीं कि आप सिर्फ गालम गलोच करो या किसी के साथ स्लेजिंग करो। एग्रेसिव ये भी बॉलिंग ये भी होती है कि आप जितने अच्छे बॉल कर सको, बैट्समैन को आप डिस्टर्ब कर सको अच्छे बॉल से। तो मेरे हमेशा से कोशिश होती है कि मैं एग्रेसिव रहूं लेकिन अपनी अच्छी बॉलिंग की वजह से। बाकी इनसाइड मैं कोशिश करता है कि अपने आप को कूल रखूं ताकि मेरा जो माइंड ना वो काम कर सके, मैं नेक्स्ट क्या बॉल करने जा रहा हूँ। तो मेरे हमेशा से ये एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज जो आप जो कह रहे हैं ना, तो मैं कोशिश करता कि डॉट बॉल करो, अच्छे बॉल कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है वही वजह है उमर भाई के कंसिस्टेंसी की, वही वजह कि आप अपने माइंड को क्लियर रखते थे। और हमने फिर अभी करंट क्रिकेट में देखा है कि हमारे कुछ आज के क्रिकेटर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी इज अ
टॉप क्लास बॉलर, बिल्कुल जबरदस्त बॉलर हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमने देखा टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं। और उसके बाद से हारिस का पॉडकास्ट हमने किया तो उन्होंने बोला कि जब वो टेम्परामेंट लूज करते हैं तो उनकी लाइन लेंथ खराब होने लग जाती है। तो ये इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, और अगर आप वो अपने आप को मेंटेलिटी स्ट्रांग रखो तो मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी फिर आप उसी पे रहते हो। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने लाइक ये कि आप गुस्सा होता है या एग्रेशन में आ जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली आप अपने फिर जो बॉलिंग के जो जहाँ पे एक स्पॉट होता है जहाँ पे आप हिट करना चाहते हो, जी तो ऑब्वियसली फिर आप उस जगह को हिट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा ग्लेन मैग्रा की। कितनी विकेट है उसकी, लेकिन हमेशा वो इनसाइड, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन हमेशा वो एग्रेसिव रहता है, लेकिन इनसाइड वो काफ़ी कूल रहता था। उसको पता था कि मैंने कहाँ पे बॉल करना है, मैंने बैट्समैन को डिस्टर्ब करना है। वो खुद डिस्टर्ब नहीं होते थे, बॉडी लैंग्वेज उसकी एग्रेसिव होती थी, लेकिन इनसाइड वो बहुत ज़्यादा कूल होते थे। उसकी वजह से उसकी आप परफॉर्मेंसेज देखो, हमेशा से बड़ा कंसिस्टेंट और बड़ा रेगुलर परफॉर्मर था वो। बिल्कुल। और आज की अगर एग्जांपल देखें तो पैट कमिंस भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड में हमें कहीं ना कहीं नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ठंडे, है, बिल्कुल कोई मसला नहीं। इवन वो तो मीडिया को भी बड़ा मजे से हैंडल कर रहे होते हैं। यस यस। तो ये बिल्कुल आई थिंक इट इज ऑल रिलेटेड टू, इट इज लिंक्ड विद मेंटालिटी। यस, इंडिया के साथ मैच धोनी को आपने बोल्ड किया, वर्ल्ड क्लास बोल्ड, लेकिन उससे पहले आपने एक बीमर आपसे हुआ, और उसके बाद आपने बड़ा ही लीथल किस्म का बाउंसर एंड देन द बोल्ड। तो मुझे ये बताएं, हमने शोएब अख्तर की बॉलिंग में भी देखा है कि वो भी उनकी तरफ से भी बीमर्स आ जाते थे और फॉरन अपॉलॉजी वो करते थे कि भाई ये गलती से हुआ है। मुझे बताएं कि कितने % गलती होती है और कितने % इंटेंशनल होता है? देखिए अगेन अगर आप 2007 की बात करें ना वर्ल्ड कप की, तो एक तो धोनी पीक फॉर्म में था। वो उस तरह जिस तरह वो खेल रहा था, वो उसके जो एग्रेसिव माइंड सेट था, आते ही उसने मारना शुरू कर दिया। ऑन द अदर साइड मैं मोस्टली जितने भी वहाँ पे आउट थे यॉर्कर में करता था, तो वो ऑनेस्टली गलती से वो बीमर नहीं होता, जानबूझ के किया था। मैं आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा बीमर भी हो जाए ना, तो जो कमेंटेटर है या जो अंपायर है वो सोच रहे हैं कि उसने यॉर्कर करने की कोशिश होता है। हमेशा ये होता है कि जब बॉल गीला हो जाता है ना, या आपके हाथ गीले हो जाते हैं, तो अगर आप यॉर्कर करने जाते हो ना, तो वो समटाइम बीमर या फुल टॉस या वेस्ट साइड पे आ जाती है। तो आप अगर अपोलोजाइज करो, और होना भी चाहिए कि अगर आप एक गलती करते हो तो आपको अपोलोजाइज करनी। एक तो ये कि वो प्री प्लान था, जब धोनी बैटिंग करने आया था, शेब मलिक कैप्टन था, तो उन्होंने कहा कि यार क्या करना है। मैंने कहा मैं पहले ही बोलो उसको बीमर करने लगा हूँ। उसने कहा ओके, उसने भी मुझे बैक किया। ऑब्वियसली वो चाहता था कि कुछ ना कुछ हमें इस धोनी को आउट करने के लिए कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए, कोई प्लान। पहला बीमर किया, फिर दूसरा उसने नो बोल दिया, मैंने अपोलोजाइज किया कि यार सॉरी। वो बाद में मैंने वो कमेंटेटर ने भी ये कहा कि यार वो यॉर्कर करने जा रहा था, लेकिन मे बी बॉल स्लिप हो इसके हाथ से। सेकंड बॉल वो फिर बाउंसर कहते हैं क्या करना है अभी, मैंने कहा बाउंसर करूंगा। उसको बाउंसर किया। थर्ड पे जब आया तो कह रहा आप क्या करना है, मैंने कहा यॉर्कर। तो वो भी ऑब्वियसली जब आप किसी बैट्समैन को बीमर हो जाए, दूसरा बाउंसर हो जाए, तो वो भी 140, 142, 145 के आसपास चल रही थी। और फिर मैंने उसको मेंटली डिस्टर्ब किया। ऑब्वियसली अगर कोई मुझे बीमर करता है या बाउंसर करता है तो मैं गुस्से में आया, तो वो जो ना अंदर से गुस्से में आया। और थर्ड जो बॉल मैंने किया यॉर्कर, तो उसने वो मारने की कोशिश की, चलाई और मुझे विकेट मिल गई। जबरदस्त उमर भाई, ये तो फिर बड़ा अच्छा सवाल मैंने रख लिया। वो क्लैरिटी भी हो गई कि आज मैंने पहली दफा कि वो लाइक बाय मिस्टेक नहीं हुआ था, वो पर्पसली मैंने प्लान किया था कि बीमर फिर बाउंसर एंड देन यॉर्कर। एंड ऑब्वियसली वो जो आपका प्लान है वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा था कि धोनी की बॉडी से भी दूर था। यस, इतना आपने मतलब इस तरह का बीमर नहीं किया कि उसको इंजरी हो जाए। नहीं, कभी इट वाज आल्सो वेरी क्लियर। कभी भी लाइक पर्पसली मेरे कैरियर में मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि कोई किसी प्लेयर को मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे। या ऑब्वियसली आप मैच में फिर आप कोशिश करते हो जी, क्योंकि मैच जीतने के लिए फिर आप ये नहीं कहते कि कोई इंजरी हो जाए, लेकिन आप उसको बैकफुट पे लेके जाते हो, बाउंसर भी करते हो, यॉर्कर भी। जिस तरह चंदर पॉल को मेरा यॉर्कर लगा, उसका टो फ्रैक्चर हुआ था, तो ऑब्वियसली मुझे दुख तो हुआ था उस चीज का बाद में, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं चाहता कि उसका जो कलीग हो या उनका जो ओपोनेंट जो प्लेयर हो वो इंजर्ड हो जाए। क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ, जो जिस तरह आपने अर्ली ऑन बात की कि जो मेरे 3 फ्रैक्चर हुए, जब मैं 7-8 महीने के लिए जब बाहर हो गया था, जब दूसरा कोई प्लेयर खेलता था तो ऑनेस्टली मुझे गुस्सा आता था
कि मैं क्यों रेस्ट पे, मैं क्यों बेड पे और ये खेल रहा है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं किसी प्लेयर को इंजर्ड करूं और वो क्रिकेट से दूर हो जाए। एक स्पोर्ट्समैन की डार्क साइड है कि जो उसको ब्रेक लेनी पड़ जाती है इंजरी से, क्योंकि एम्बिग्विटीज बहुत होती है ना कि जब वापस जाऊंगा तो क्या सिचुएशन होगी, फिट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मेरी जगह कोई और ना बना ले, मतलब हाँ बिल्कुल, वो होती है ना कि बंदा अनसिक्योर तो फील करता है ना। Secure feel और फिर जब आप एक परफॉर्मेंस दे के फिर आप इंजर्ड हो जाते हो, फिर आपके कैरियर के स्टार्टिंग भी हो, तो ये चीज़ें आती है। और फिर आपका एक एक पैशन भी होता है ना कि यार ये गेम है, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, फिर इस स्टेज पे पहुंचा हूँ और यहाँ से मैं इंजर्ड होके मैं फिर लंबे अरसे के लिए बाहर हो गया हूँ। तो ऑनेस्टली वो जो एक फेस था ना, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। ऑनेस्टली मुझे जब किसी दूसरे प्लेयर को देखता था ना, तो मुझे जो ना अंदर से मैं ऐसे जो ना होता था कि यार बस ये क्यों खेल रहा है, मैं क्यों रेस्ट पे ओए हूँ, होए तो गुस्सा आता था। बिल्कुल बेबसी। ऐसे ऐसे ही था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और ये एक ऐसा इवेंट है जो आपको देखा हमने, रिटायरमेंट 2020। Yep. और उमर गुल जैसे एक हीरो जो इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड, और हमने हमेशा देखा है उमर गुल को कि एक ऐसा एवेटार जो एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ हमने देखा टेलीविजन में भी, मैचेस में लाइव, तो वो रो पड़े। तो ऐसा क्या हुआ उमर भाई कि आप रो क्यों पड़े? देखिए ऑनेस्टली बड़ा मुश्किल डिसीजन था। और ऑब्वियसली जब आप एक फील्ड पे होते हो या किसी भी जगह पे होते हो, आप किसी ऑफिस में होते हो, 15-20 साल आप गुजारते हो, फिर वहाँ से जब आप निकलते हो तो आप देखते हो कि यार ये जो ना आज तक तो मैं इस फील्ड पे था, इस ग्राउंड के ऊपर ही मैं खेल रहा हूँ। कल जो ना मैं यहाँ से जब निकल जाऊँगा ना, तो मेरे ये कलीग्स हो ये पीछे रह जाएंगे, मैं इस फील्ड से बाहर चला जाऊँगा। तो कोशिश तो बहुत की थी कि अपने आप को कंट्रोल कर सकूँ, लेकिन ऑनेस्टली उस टाइम पे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार एक चीज़ के लिए जितना बचपन से आप खेल के आ रहे हो, फिर आपका एक पैशन हो, लगन हो, शौक हो, आपने दिन देखा ना रात देखा, पसीना भी बहाया, खून भी बहाया, और फिर उस फील्ड को जब आप छोड़ के जाते हो ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो उस टाइम पे ऑनेस्टली मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, वो खुद ही हो गया। वो एक जो नेचुरल चीज़ होती है ना, वो बाहर आ गई। अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं। सेम इज हियर, सेम इज हियर। देखिए अभी तो वही ना, वो मतलब हमने जब देखा है हमने कहा यार हमारा हीरो जो है वो Yeah. इस तरह हो रहा है, तो इट वाज वेरी सैड फॉर अस एज वेल, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन बिल्कुल लेकिन जितना मुझे जो प्यार मिला है थ्रू आउट मेरे करियर में, या इवन रिटायरमेंट के बाद भी जितना प्यार अभी भी मुझे मिल रहा है, जितने सपोर्ट मिले हैं, तो आई थिंक मैं काफ़ी लाइक आप कैसे कि अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है मेरे ऊपर हमेशा से, उनकी माशाल्लाह। मेहरबानी है। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है, जिधर भी जाते हैं लोग आते हैं हमारे पास और जितनी इज्जत करते हैं, तो मेरे ख्याल से यही चीज़ें होनी चाहिए। देखिए वो कहते हैं ना कि क्रिकेटर तो या कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी फील्ड में आप जो है ना, काफ़ी सारे लोग उस फील्ड से गुजरते हैं। वो क्रिकेटर और भी होंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे एक प्लेयर्स क्या डिमांड करता है कि यार मैं जब रिटायरमेंट हो जाऊं, तो रिटायरमेंट के बाद लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद कर सके, मुझे रिस्पेक्ट मिले। तो आई थिंक वो एलिमेंट अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से मुझे प्यार मिलता है, इज़्ज़त मिलता है, और क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेटिंग पे ज़रा बातचीत करते हैं। अभी रिसेंटली जो है मुश्ताक अहमद, Yep. उन्होंने एक इंटरव्यू उनका चल रहा था टेलीविजन पे, एक उन्होंने वीडियो दिखाई जिसमें ना बहुत अपील हुई। आउट उन्होंने किया, हुआ या नहीं हुआ बात की बात है, इतनी अपील की कि अंपायर ने कंफ्यूज होकर आउट दे दिया। तो उन्होंने कहा ये अक्सर जो है ये जो है ना ये चीज़ होती थी, ये कर लेते थे हम एज अ टीम, ये एक तरीका होता है। तो मुझे बताएं ऑन ग्राउंड, क्योंकि आप खेलते हैं, इतना लंबा आपका टेन्योर क्रिकेट का रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट का, ये जो रूटीन है ये आप में भी थी? अपील बहुत ज़्यादा प्रेशर में करना, पूरी टीम यूनाइटेड होके कि कंफर्म आउट है। होता है अच्छा तगड़ा अपील आप करते हो, आप एक साथ अपील करते हो, तो ऑब्वियसली अंपायर भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी इंसान है, वो भी गलती कर सकता है। तो सम टाइम आपके अपील से भी ना 50% जो आउट है ना, वो आपके अपील से भी अंपायर दे सकते हैं, पॉसिबल हो जाता है। पॉसिबल हो जाता है। पास्ट में भी इस तरह हुआ है, सम टाइम ऐसे भी हुआ है कि हमारे अभी मुझे याद है अंडर-19 के मैचेस चल रहे थे, नेशनल कंपटीशन चल रहा था, पेशावर में हमारा मैच था, और असद रऊफ अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो अंपायर से मैं बॉलिंग कर रहा था, तो पैड पे लग रहा था, बार बार जो ना पीछे से अपील होती थी, तो मैं उसको देता असद भाई नॉट आउट था, मैं इसलिए मैंने अपील भी नहीं की। कहते हाँ हाँ तुम सही कह रहा हूँ। तो ऐसा भी हुआ
कि एक बॉल था जहाँ जो आउट नहीं, मैंने ऐसे अपील कर दिया, उन्होंने आउट दे दिया कि आप तो गलत अपील करती नहीं हो। तो सम टाइम आपको अंपायर को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि अंपायर को कॉन्फिडेंस में लो, तब आप अपील करो। तो लेकिन आजकल तो ये कि एडवांटेज काफ़ी टेक्नोलॉजी की वजह से प्लेयर्स के पास एडवांटेज ये है कि आप रिव्यू ले सकते हो, बॉलर के पास भी है। इवन ज़्यादा बेनिफिट आप अंपायर को भी जाता है, क्योंकि उनकी कॉल को ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं कि यार अंपायर कॉल है। तो वहाँ पे जो भी बेनिफिट होता है वो सम टाइम बॉलर को भी मिलता है, सम टाइम बैट्समैन को भी मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप अभी भी इस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी एक होके एक अच्छा अपील करते हो, तो सम टाइम यू नेवर नो कि अगर आपको आउट देते भी है और वो सिर्फ वो क्लिप भी करता है अंपायर के आउट होने पे, तो आपको आउट मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब इट वर्क्स। यस, ऑब्वियसली। आपको अपील करनी है और पाकिस्तानी स्टाइल जो पाकिस्तान वे है उसमें अगर बहुत ज्यादा अपील करेंगे, नॉट ओनली पाकिस्तान वे बल्कि हमने बाकी कंट्रीज में भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी जबरदस्त अपील देखिए करती है। पहले तो मैं इस चीज़ को, मेरे ख्याल से आजकल और भी ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा है, क्योंकि पहले तो ये था कि अंपायर इतनी टेक्नोलॉजी वो तो नहीं थे ना, कि रिव्यू सिस्टम नहीं था। वो तो सम टाइम अगर आउट भी होता था, अगर आप जितने भी जो अंपायर होते थे, जो अच्छे अंपायर होते थे या जो मेंटली स्ट्रांग होते थे, तो वो कभी भी अंडर प्रेशर नहीं होते थे कि आप जितनी भी तगड़ी अपील करो, जितनी भी आप ऊंची आवाज़ से अपील करो, तो वो आउट नहीं देते। लेकिन आजकल तो ये है कि अपील आपको ज़्यादा करनी चाहिए। वो पास्ट वाली चीज़ है ना, जो पहले होती थी अर्ली 90s या 2000 के अर्लीज में, कि आप ज़्यादा तेज़ अपील करते थे तो आपको आउट मिलता था। अब तो ये है कि अगर नॉट आउट भी है और या सम टाइम हल्का भी उसको क्लिक करता है, विकेट को, स्टंप को हिट करता है या पैड को हिट करता है और अंपायर कॉल आ जाती है, तो वो तो इट्स वर्क, कि वो तो आपके फायदे में जाता है ना, क्योंकि अगर आप तगड़ा अपील करते हो तो अगर अंपायर आउट दे देता है और वो जस्ट क्लिप भी करता है, तो बिल्कुल सही कह रहे वो हैं आउट हो जाता है। यस यस, तो अब तो आपसे वो बल्कि ज्यादा चीजें करना दोबारा चाहिए। करनी चाहिए, मेरे ख्याल से ज्यादा करनी चाहिए। आपको हर बॉल पे ज्यादा अपील करनी चाहिए ताकि अंपायर जिधर भी हो आउट दे सके। अगर अपोनेंट जो बैट्समैन है आपका, अगर वो रिव्यू भी ले ले, तो उसमें आपका नुकसान तो नहीं है, बल्कि इनफैक्ट आपको फायदा ही हो सकता है कि अंपायर कॉल पे आपको आउट मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही यही डिस्कशन होती है। अच्छा उमर भाई, आपने ऑब्वियसली 3 डेकेड्स ऑफ क्रिकेट जो है वो ऑलमोस्ट देखी है, और उसमें आपने अपने आप को खुद भी देखा और सुपरस्टार्स को भी देखा। अभी आज के दौर में जो है बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और हमने देखा कि लाहौर में जब भी वो खेलते हैं या पाकिस्तान में कहीं भी खेलते हैं तो बाबर के बड़े ज़बरदस्त चैंट्स होते हैं, नारे लगते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा क्राउड जो है जैम पैक, बाबर बाबर। यस। हमने बेतहाशा क्लिप्स देखे, खुद भी विटनेस किया। आपके पूरे करियर में इस तरह के जो चैंट्स हैं किसी और प्लेयर के भी आपने विटनेस किए हैं रेगुलरली, जिस तरह से हम बाबर के चैंट्स विटनेस करते हैं जितनी देर आपने क्रिकेट जितने खेली? मैं खेला हूँ, और लाइक 2003 से मेरा इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है। गया हूँ काफ़ी जगहों पे, इवन मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेला हूँ, दूसरे प्लेयर्स के साथ भी मैंने लीग्स भी खेली है। लेकिन जितने ज़्यादा फ़ैन फॉलोवर शाहिद अफरीदी के थे, उसके बाद मेरे ख्याल से जब मैंने ख़ुद अपने पूरे करियर में देखा है, और भी काफ़ी सारे प्लेयर आए, बड़े बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी के बाद दूसरा जो है फ़ैन फॉलोइंग वो बाबर आजम की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, बाबर आजम माशाल्लाह जिस तरह की परफॉर्मेंस है उसकी, और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, अल्लाह करे कि वो और भी मज़ीद परफॉर्म करे, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा प्लेयर मिला है कि जो लाइक टॉप वर्ल्ड के टॉप 3 बैट्समैनों में है। तो दुआएं तो यही है। और ऑनेस्टली बाबर, कुछ प्लेयर होते हैं ना कि जब वो खेलते हैं ना बंदे को मजा आता है, तो बाबर उन प्लेयरों में से एक है कि जब वो खेलता है ना, और मैं जब उसको देखता हूँ ना तो मुझे मजा आता है, उसको खेल के ना मुझे मजा आता है। बिल्कुल उमर भाई, आपका क्रिकेट करियर जो है वो 2020 में आपने रिटायरमेंट ली, और उसके बाद कोचिंग की तरफ आपका रुझान बढ़ गया। आपने अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच भी रहे हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान के भी कोच रहे हैं, और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी आप बॉलिंग कंसल्टेंट, बॉलिंग कोच रहे हैं। तो ये बताएं कि क्रिकेटर से कोचिंग का जो सफ़र है वो कैसा रहा? ये ट्रांजिशन जो है कितना स्मूथली की? देखिए जो भी फील्ड आप चूज़ करते हो या उसमें जाते हो ना, तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए आप कितने उससे शौक से करते हो, आपका शौक कितना है, या आप उसके लिए कितने पैशनेट हो। तो एक तो ये कि क्रिकेट ऑब्वियसली, फिर कोचिंग भी क्रिकेट के साथ रिलेटेड काम है,
लाइक ऑन द फील्ड होता है। मुझे ऑफ़र आई थी जब मैं रिटायर्ड हुआ था, तो मुझे एनसीए से ऑफ़र आई थी कि आप यहाँ पे बॉलिंग हेड कोच बन जाए, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम हमने काम करना था एनसीए में बैठ के, वहाँ पे हमने काम करना था। लेकिन उस टाइम पे मैंने कहा कि इट्स बेटर कि मैं एक जूनियर टीम के साथ रहूं, बेशक जूनियर टीम हो, अंडर 19 हो या जो भी हो उस टाइम पे, या कोई रीजन की टीम हो। उस टाइम पे वो रीजन वगैरह बने हुए थे, 6 टीम बनी हुई थी। तो मैं उस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि मैं फील्ड पे रहूँ, क्योंकि मेरा एक शौक है फील्ड पे रहना। 15-20 साल हमने फील्ड पे गुजारे, तो सडनली जब आप फील्ड से दूर जाते हो ना, तो वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो पहले तो ये था कि मेरा खुद शौक था लाइक क्रिकेट के साथ रिलेटेड, जो मुझे जो ग्राउंड के करीब रह सकते थे, तो वो कोचिंग था। और कोचिंग में मुझे इसलिए भी फ़ायदा हुआ कि जब मैं खेल भी रहा था ना, तो हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे कुलीग है, अगर उसको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं जाता था उनके साथ, उनकी हेल्प करता था, थ्रो डाउन करता था, उनको बॉलिंग करता था, उनको लाइक अगर उसको फील्डिंग की ज़रूरत है तो मैं उसको फील्डिंग कराता था। जो कि जब रिटायरमेंट कर, जब मैं कोचिंग की तरफ आ गया, तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की है। बाकी अफ़गानिस्तान के साथ मेरे ख्याल से अच्छा टाइम गुजरा था मेरे लिए। एक फ़र्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल टीम के साथ काम करना था। उनके लिए भी मेरे ख्याल से अच्छा इसलिए था कि काफ़ी प्लेयर उनके जो ना जो हमारे जो एक तो वो जो होता है ना कि लैंग्वेज बैरियर, वो थोड़ा सा कम हो गया। मोस्टली हम पश्तो में बात है, क्योंकि वो सारे पठान है, हम हमारी पश्तो उनकी सिमिलर है ऑलमोस्ट। आप तो आइडियल फिट थे उनके लिए। हाँ, तो कैच उनके क्योंकि काफ़ी लड़के उनके बेचारे जिस तरह के हालात थे अफ़गानिस्तान में, कभी पाकिस्तान में रहे, कभी अफ़गानिस्तान में, तो इतने वेल एजुकेटेड भी नहीं थे। इंग्लिश तो बहुत ही कम, हार्डली 3-4 प्लेयर ऐसे थे कि जो बोल सकते या समझ सकते थे। तो उनके साथ पहले इंग्लिश कोचेज़ ने भी काम किया था, तो उनको ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने उनके साथ काम किया, तो एक तो उनके लिए भी इजी था, कम्युनिकेशन लेवल हमारा अच्छा था। और प्लस काफ़ी सारे उसमें ऐसे लड़के भी थे कि हम पेशावर से एक साथ क्लब वगैरह में भी खेले हैं। अच्छा। तो हमारा आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी, तो बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ भी गुजरा। और लाइक जितने भी मैंने उनके साथ काम किया, तो उनके लाइक जो परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस में फ़र्क भी आया था, काफ़ी इंप्रूवमेंट आई हुई थी उनकी परफॉर्मेंस में। हमने देखा पाकिस्तान 2023 में एशिया कप, देन वर्ल्ड कप, और अपेरेंटली हम लोग बड़ी अच्छी टीम थे इन दोनों कप्स में एंटर होने से पहले। वी वर वेरी कॉन्फिडेंट। और फिर जब हमने देखा तो एशिया कप में भी हमारी फॉर्म डाउन होना शुरू हो गई। नसीम शाह चले गए, ट्रायो टूट गया। उसके बाद वर्ल्ड कप में जो है वो भी कंसिस्टेंसी नहीं पकड़ पा रहे थे हम बॉलिंग में, पाकिस्तान जो है। अगर उमर गुल होते बॉलिंग कोच, तो आप ऐसा क्या इनपुट देते ऑन द ग्राउंड खड़े होके, क्योंकि ऑब्वियसली यू वर नॉट पार्ट ऑफ द टीम एट दैट टाइम, तो आप ऐसा क्या करते जिससे हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी फॉर्म वापस आ जाती? क्या हो सकता था? देखिए, कोई भी कोच हो, कोच भी ये नहीं कहता कि मेरा जो प्लेयर है वो परफॉर्म ना करे। हर कोच अपनी तरफ से मेहनत करता है, हर कोच का अपना एक तरीका होता है, कोचिंग मेथड होता है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरी टीम परफॉर्म ना करे। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपका एक कम्बिनेशन जब बनता है ना, और वो जब टूट जाता है, तो उसको दोबारा उस कम्बिनेशन को सेट करना, या आपको एक इवेंट में, जब आप एक बड़े इवेंट में जाते हो ना, तो आपको वहाँ पे एक जीत की ज़रूरत होती है। जब इनिशियल स्टेज पे आपको जीत मिल जाती है ना, तो आप मिडिल फेज में कम स्ट्रगल करते हो। तो आई थिंक हमारे पाकिस्तान टीम का भी ये था। एक तो एशिया कप में उसका इंजर्ड होना, नसीम का इंजर्ड होना, ऑब्वियसली पिछले 1.5-2 साल से यही हमारे जो ट्रियो था वो बॉलिंग में थे। शाहीन परफॉर्म कर रहा था, हारिस परफॉर्म कर रहा था, नसीम शाह, ये तीनों का आपस में बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री बनी हुई थी। जब इन तीनों में से कोई भी प्लेयर अगर आप सडनली निकल जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी अपनी जो कम्बिनेशन है, या जो एक दूसरे के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, तो वो टीम को उसने काफ़ी अफेक्ट किया। तो सेम गोज़ विद नसीम, जब इंजर्ड हो गया, तो ज़ाहिरी बात है फिर शाहीन के साथ कोई ऐसा उसके फ्रॉम द अदर साइड ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो उसके साथ, और जो उनकी दोनों की जो कम्बिनेशन जो बनी हुई थी वो सेट होने नहीं थी, अटैक नहीं हो पा रहा था। अटैक नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में भी स्ट्रगल किया और एशिया कप में भी। तो उमर भाई, अगर आप होते तो क्या ऐसा कुछ कर सकते थे, चेंज करते सिचुएशन? क्या कर सकते थे अगर आप होते वहां पे?
देखिए उसके लिए ऑब्वियसली आप जब जाते हो ना किसी बड़े इवेंट की तरफ जब आप जाते हो, जब आपके ख्याल में होता है कि मैं वर्ल्ड कप खेलने जाता हूँ, तो उसके लिए आप सडनली हफ्ता या महीना पहले आप वो एक जो कम्बिनेशन सेट करने के लिए आप जब ट्राई करते हो ना, तो वो महीना या हफ्ता पहले नहीं होता। उसके लिए आपने साल पहले या 5-6 महीने पहले उसके लिए आपने सोचना होता है कि लेट्स सपोज अगर खुदा ना खासा मेरा एक प्लेयर ये ड्यूरिंग कंपटीशन इंजर्ड होता है या कोई उसको प्रॉब्लम हो जाती है, बैकअप कॉम्बो क्या बनेगा, बैकअप को के बारे में आपने सोचना होगा। तो आई थिंक उससे पहले हमारे जो बैकअप पे जो प्लेयर्स थे, जिस तरह हसन अली आया, वो पहले उनके प्लान में था ही नहीं, सडनली उसको कॉल कर गया और उसको बुलाया। बिल्कुल। तो बात ये कि उसके लिए आपने जो आपकी जो बैकअप है ना, उसको भी आपने सेम उतनी अपॉर्चुनिटी देनी होगी जितने आपके जो फर्स्ट, वेरी राइट, वो जो फर्स्ट स्ट्रेंथ है ना, तो ताकि आपकी जो बैकअप है ना वो भी रेडी रहे। तो आई थिंक उस टाइम पे हमने थोड़े से हमने जो एक चीज़ मिस की कि हमारे जो बैकअप के जो प्लेयर थे, जो बेंच स्ट्रेंथ थी, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, तो जिसकी वजह से हमारा कम्बिनेशन नहीं बन सका। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। उमर भाई, अब्बास अफरीदी के स्किल में उमर गुल का कितना हाथ है? अब्बास जब स्टार्ट में आया था तो ऑब्वियसली हर बाप चाहता है कि उसका बेटा खेले, और उसके लिए वो तो सुपरस्टार ही होता है स्टार्ट से जी। तो उसके अब्बू ने हमेशा मुझे कहा यार ये अब्बास ने बड़ा अच्छा है और ये अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, उसको जो ना उस टीम में बात करो या इधर उधर। लेकिन खैर मैंने उन पर बिलीव नहीं किया ऑनेस्टली, क्योंकि कोई भी बाप ये नहीं कहता कि मेरा प्लेयर जो बेटा है वो अच्छा प्लेयर नहीं है। लेकिन खैर एनीवे जब मैंने उसको एक उसकी वीडियो देखी, उनकी कोई लाइक एकेडमी लगी हुई थी, वहाँ पे मैंने इसकी फील्डिंग देखी, बड़े ज़बरदस्त इसने डाइविंग केज पकड़े, फिर इसकी बॉलिंग, फिर इसके जो तरीका है बहुत ही हार्ड वर्क है, मेहनत ही है, जिस तरह वो ट्रेनिंग करता है। जब मैंने इसकी मेहनत देखी, फिर लोगों ने मुझे बताया कि इस लड़के में पोटेंशियल है, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू किया। और टाइम तो बहुत कम मेरे साथ अब्बास का गुजरा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो मैं बिजी होता था डिफरेंट जगहों पे, या अब्बास खुद बिजी होता था। लेकिन जब भी मौका मिलता, अभी न्यूजीलैंड में मुझे मौका मिला उसके साथ काम करने, उससे पहले हमेशा मैं उसको थोड़ा सा उनकी मेंटोरिंग करता था कि आपने अगर एक फेज आता है उसमें किस तरह बैट्समैन को आपने आउट करना है, नया बैट्समैन आता है क्या बॉल करना है, या अगर एक सेट बैट्समैन को तो उसको, तो मेरे ख्याल से उसमें पोटेंशियल भी है, और उसकी जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है तो है उसमें एक अच्छा ऑलराउंडर की वो है, एबिलिटी है, अच्छा ऑलराउंडर वो बन सकता है, फील्डर तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये है कि टाइम टू टाइम उसके साथ बात होती है और उसको थोड़ी सी मेंटोरिंग वगैरह मैं करता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि शादाब खान वर्ल्ड कप 2023 में इंजर्ड हो गए और कंकशन हुई उनको, तो एक टॉक शो था उसमें आपने जो है इजहार किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का, आपने कहा कि जी जाना चाहिए था, टीम का हिस्सा बनना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा पास में इंजरीज और बड़ी चीज़ों में। तो वो क्या फीलिंग थी? क्योंकि बाद में मेरा ख्याल है यही चीज़ आई थी कि शायद इतना सवेयर कंकशन नहीं था, तो इसके बारे में ज़रा बताएं आप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई डिजिटल के ऊपर ना, कुछ लोगों ने आप पे तनकीद भी की और कुछ लोगों ने आपकी बात में वो हामी की। तो आप उस पर किस तरह से बताना चाहेंगे, उसको थोड़ा एलैबोरेट करें उस इवेंट को। देखिए सबसे पहले तो ऑनेस्टली इस चीज़ पे अब मैं अभी भी अपने आप को गिल्टी फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब एक चीज़ का आपको पता नहीं होता ना, तो सम टाइम ऑब्वियसली आप तो अपने कमेंट पास कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये दूसरा जो प्लेयर है, ये जो बंदा है, वो इससे कितना हर्ट हो सकता है। सही। तो खैर एनीवे उस चीज़ का सबसे पहले तो मैं ये आता हूँ कि उसका मुझे आइडिया नहीं था कि शादाब को ऑलरेडी 2 दफ़ा कंकशन हो चुका है। लाइक साल में आपको जो ना अगर 1-2 दफ़ा हो जाता है, तो फिर ये होता है ना कि जो आपका डॉक्टर रहता है तो वो आपको फिर वो चांस नहीं ले सकते। तो एक तो इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था। फिर वो जो बात थी जो मैं टीवी पे मैंने की थी, तो वो इसलिए बात की थी कि शादाब को उससे पहले मैचेस में ना उससे परफॉर्म हो रहा, ना बैटिंग में परफॉर्म हो रहा था, ना बॉलिंग में परफॉर्म हो रहा था। बिल्कुल। तो उस मैच में उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की, अच्छे फॉर्म में लगा। समटाइम आप क्या होता है कि अगर आपकी बॉलिंग नहीं चलती, जब आप बैटिंग में परफॉर्म करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल। तो मैच भी इंपॉर्टेंट था हमारा, और इससे पहले भी काफ़ी जगहों पे जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में,
तो कुछ प्लेयर ने कहा था कि अगर ये प्लेयर इंजर्ड होता मैं इसकी जगह होता तो मैं इंजेक्शन लगा देता, लेकिन मैं ये मैच खेल लेता। बीइंग अ सीनियर, वो बात मैंने इसलिए की थी कि बीइंग अ सीनियर उसको जाना चाहिए था। और उसने उस टाइम पे जिस तरह वो फील्ड में बाहर था ना, तो हर बंदा सोच रहा था कि यार इतने सिवियर टाइप की नहीं है। लेकिन खैर एनीवे मैंने भी कहा कि यार बीइंग अ सीनियर उसने परफॉर्म किया और मैच की भी जो पोजीशन है तो उसको जाना चाहिए था। और बाकी जो बिहाइंड द सीन जो 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 हुआ है उसके साथ पीछे वो हमें नहीं। ड्यूरिंग द प्रोग्राम सुहेल तनवीर मेरे साथ बैठा हुआ था, उन्होंने फ़ोन किए, किसी से बात उनकी हो गई, बल्कि नेक्स्ट डे मुझे बता रहे थे कि यार वो मेरे फलाने कोच से बात होगी, सभी अजहर से, वो पिंडी से, वो भी शदाब भी उनके साथ। तो उसने कहा कि यार शदाब को पहले 2 दफ़ा कंकशन हुआ है और इस दफ़ा डॉक्टर ने उनको मना किया कि आप हम चांस नहीं ले सकते, तो इसलिए उसको फील्ड पे नहीं आने दिया। तो खैर उन्हें, टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी बड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ। और जब शादाब जब वापस आ गया वर्ल्ड कप के बाद, जब वो मुझे मिला, मैं सीधा उसके पास गया, मैंने उसको सॉरी कही। अच्छा। कि यार मुझे पता नहीं था इस चीज़ का, और मैंने उससे सॉरी की। उन्होंने कहा नहीं है वो उमर भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ऑब्वियसली जब एक चीज़ का पता नहीं होता तो आपने जानबूझ के तो नहीं कहा अपने पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन स्टिल मैं उस चीज़ पे अभी भी गिल्टी फील करूँ कि जब तक आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता, बंदे को अपने कमेंट पास नहीं करने चाहिए। लेकिन मैंने शदाब को सॉरी कहा था उस पर। बिल्कुल ठीक है उमर भाई, ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, और यही क्लास है, दिस इज़ क्लास के आप अड़े नहीं। मतलब जनरली अगर कोई अड़ना चाहता तो अपने स्टांस पे अड़ा भी रहता, लेकिन आपने जब देखा, नोट किया, क्योंकि कंकशन ऐसी चीज़ है ना कि अगर वो इंजरी हो जाए तो आप चल फिर तो लेते हो, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो उसमें। आपसे बेहतर किसको पता होगा, आपने इतना क्रिकेट करियर गुजारा है। देखिए इसमें कोई बुरी बात या शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। जब आपको अपनी गलती का पता चल जाए तो अगर किसी को सॉरी कर सके तो इसमें तो कोई आपके इज्जत कम तो नहीं होती, बल्कि इनफैक्ट वो जो शादाब है ना, उसने मुझे उससे ज़्यादा अभी भी मेरा रिस्पेक्ट कर रहा है। और ना मुझे वो सॉरी करने पे मैं कोई कम हुआ हूँ, बल्कि इनफैक्ट वो जो मेरी इज्जत थी शादाब की नज़रों में और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो छोटे भाइयों की तरह है। कभी भी पर्पसली हमने तो नहीं कहा था, ऑब्वियसली। लेकिन मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि लाइफ में जो भी होता है, अगर कोई गलती करता है और उसको अपनी गलती का पता चल जाता है कि अगर मेरी किसी बात की वजह से, किसी एक्ट की वजह से कोई हर्ट हुआ है, तो अगर आप सॉरी करो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। बिल्कुल उमर भाई, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी एग्रेशन की, और किस तरह फास्ट बॉलर्स जो है एग्रेशन दिखाते हैं पिच के ऊपर, और यही हुआ पाकिस्तान वर्ल्ड कप की हम बात करें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक मैच, बड़ा हिस्टोरिक मैच था 2023 में। मज़ेदार मैच था, बड़ा अच्छा मैच था। शुरू में तो अच्छा था, बाद में वो इंडिया की तरफ ज़्यादा निकल गया। लेकिन हमने ये नोट किया कि मैच से पहले पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स थे उनकी काफ़ी सारी पिक्चर्स आई, आपस में बड़ा अच्छा माहौल। मैच के बाद भी विराट कोहली और बाबर आजम जो है उन्होंने भी शर्ट वगैरह एक्सचेंज की और वो सारा चक्कर, तो वो वाला उनका मोमेंट भी आया, बाबर आजम एंड विराट कोहली का पीस दिख रहा था। और हमें जिस तरह से हमारी मेमोरी में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं एज फैंस ना, हमसे कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इतना अच्छा माहौल। तो ये बताएं कि क्या अब फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से ओवरऑल नरमी आ गई है माहौल में, जो पहले था वो अब नहीं है? इसके पीछे आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। पास्ट में भी इवन जब हम जाते थे तो ऑन द फील्ड, जिस तरह पहले हमने बात की, बार बार इस बात कर रहे थे कि कोई भी टीम नहीं चाहता कि वो अपने मुल्क के लिए विक्ट्री ना लेके आए, अपने मुल्क को ना जिताए। ऑन द फील्ड तो हर बंदा सीर होता है, लेकिन ऑफ द फील्ड ऑब्वियसली प्लेयर भी इंसान होते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ होती है। तो ऑफ द फील्ड तो होना भी चाहिए कि इस तरह के अगर पिक्चर आती है या वीडियोज़ आती है, तो आई थिंक जो क्रिकेटर या जो भी स्पोर्ट्समैन है, ये बीइंग एन एम्बेसडर, जब हम जाते हैं दूसरी जगह पे, तो इससे ना सिर्फ हम अपने क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो हालात है, पास में भी आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के हालात जब भी ख़राब हुए, जब आपस में हमने बायलैटरल सीरीज़ खेलनी शुरू की या मैचेस शुरू किए, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक जो हालात जिस तरह पैदा थे ना, तो वो स्मूथली हो जाते थे।
फिर से आपस में लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे। मेरे ख्याल से ये एक बीइंग एम्बेसडर होना भी चाहिए आपके। जब आप इस तरह के वीडियोस या पिक आपके आ जाती है तो आप इसमें जो तलखियाँ होती है और जो नाराज़गी होती है वो दूर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है उमर भाई, एब्सोल्युटली राइट। उमर गुल नोन टू बी द मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड। एक स्पॉट पे आप बड़ी देर तक बॉलिंग कर लेते थे, और अभी हमने रिसेंटली देखा कि मिचेल स्टार्क में ये क्वालिटी है, जेम्स एंडरसन में ये क्वालिटी है, पैट कमिंस में क्वालिटी है, और हेजलवुड हैं और जसप्रीत बुमराह हैं। तो ऑल वेरी गुड बॉलर्स, और हमने पाकिस्तान में भी जो बॉलर्स हैं उनको कोशिश करते देखा रिसेंट टाइम्स में। तो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं लैक करी है, मतलब हमें नज़र आ रहा होता है कि हमारे XYZ बॉलर इस स्पॉट पे करना चाह रहे हैं, हो नहीं रही। तो क्या लैक कर रहे हैं वो, क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं ऑन द पिच, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस, आपको जब वो स्पेसिफिक स्पॉट पे बॉल करनी और नहीं हो पा रही? देखिए ये चीज़ तो नेचुरल होती है, ये कोई भी कोच वो आपको बता तो सकता है, लेकिन आपके लिए जो ना वो जो आप कहते हैं ना कि एक स्पॉट को हिट करना या एक कंसिस्टेंट लाइन के साथ बॉल करना, वो तो कोई भी नहीं कर सकता आपके लिए। ये तो सारे कंट्रोल जो ना प्लेयर के हाथ में कि वो किस तरह इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन हाँ, प्लेयर ये कर सकता है कि उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सके, जो भी चीज़ जितने उस चीज़ एक चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हो तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये टोटली प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह लाइन को कंसिस्टेंट कर सकते हैं या रेगुलर उस लाइन के साथ बॉल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है नेचुरली होती है, जिस तरह आपने मैकग्रा की बात की, शान पॉलक था, चमिंदा वास्ता, या इवन एंडरसन की बात, मॉडर्न डेज जेम्स एंडरसन हो गए, फिर आपके जो हैं ये मिचेल स्टार्क हो गए। बिल्कुल, तो ये सारे कंसिस्टेंट लाइन के साथ बॉल कर रहे हैं। कुछ चीज़ होती है नेचुरल होती है, कुछ होती है आप मेहनत करते हो। लेकिन एंड ऑफ द डे वही अगेन कि कोई भी कोच या कोई भी बंदा आपके लिए जो ना बॉल नहीं कर सकता, वो तो टोटली प्लेयर पे होता है खुद कि वो कितने कंसिस्टेंट है, कितना रेगुलरली वो इस जगह को हिट करता है। लेकिन अगेन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो अभी हमने रिसेंटली देखा पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड यू वर विद द टीम, और उसमें आपके साथ 2 डेब्यूटेंट्स गए थे, खुरम शहजाद एंड आमिर जमाल। दोनों ने मतलब आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंसेस दी। खुरम शहजाद गॉट अनलकी विद हिज स्ट्रेस फ्रैक्चर, और अगर आप अपना करियर देखें तो आपका भी वही स्टार्ट था। तो ये बात कर लेते हैं कि उनके स्टांस पे थोड़ी सी बात हुई। उन्होंने कहा जी कि कोचेस को ये शायद देखना चाहिए था कि ये जब भाग के आते हैं तो थोड़ा सा डेविएट करते हैं अपनी लाइन से। तो वो ज़रा बताएं कि क्या उनको अपना स्टांस चेंज करना चाहिए या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता होता है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है? देखिए, एक तो हम सबसे पहले हम गलती ये करते हैं ना कि अगर मैं बैठता हूँ टीवी पे या कोई भी बैठता है ना, तो वो अपनी ओपिनियन को पास करते हैं, लेकिन अब वो उनको ये आइडिया नहीं होता कि जो हम बात कर रहे हैं कि अब वो खुरम शहजाद की इंजरी की बात करते हैं कि वो जो ना जब बॉल करने आता है तो एंड मोमेंट पे वो थोड़ा सा क्रीज से अवे चले जाते हैं, उनके जो फ्रंट लगे वो हमें भी पता था। लेकिन ये चीज़ें आप तब करते हो जब ये चीज़ें ग्रास रूट पे बंदा करता है, अंडर 13 लेवल पे या अंडर 16 लेवल पे। जब एक बंदा इतना परफेक्ट हो जाता है और इतनी हज़ारों बॉलें वो कर लेता है अपने करियर में, 7-8 साल से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, सक्सेस ही इस तरह मिली। सक्सेस ऐसी ही है। लेकिन अगर वो 7-8 सालों पहले जो कोचेस थे तो उन्होंने क्यों नहीं ठीक किया? पहले तो उन पे आता है ना कि वो जिनके साथ वो खेला हुआ है, उसने 7-8 साल पहले उसने फर्स्ट क्लास करियर स्टार्ट किया है, या अंडर 19 या अंडर 17 जो भी खेला है। पहले तो ये होना है कि जब आप मेच्योर प्लेयर बन जाते हो तो उस टाइम पे आप किसी चीज़ को जो मेजर आपका एक्शन होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कोई हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो लेकिन चेंज नहीं करते। ये होता है कि आप अंडर 13 अंडर 16 लेवल पे आप ये चीज़ें आप सही करा सकते हो। जब एक दफ़ा आप एक मेच्योर प्लेयर बन जाते हो तो आप इस तरह आपकी ट्यूनिंग होती है, आप छोटी मोटी चीज़ों को कि जहाँ पे एक चीज़ आपकी बॉलिंग एक्शन में आप मिस कर लेते हो, या एज अ बैट्समैन अगर एक चीज़ में आपका जो वेट फॉरवर्ड नहीं आता उस चीज़ को आप मिस, तो उस पर आप ट्यून अप कर सकते हो। अदरवाइज इतने बड़े मेजर चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खुरम शहजाद इस सेक्शन से बॉल कर रहा है और वो आउट कर रहा है तो एंड ऑफ द रिजल्ट क्या उसका जो अगर अच्छा आ रहा है तो आपने तो रिजल्ट को देखना है ना। एग्जैक्टली अभी इस लेवल पे आप उसको सेट तो नहीं कर सकते, बल्कि गेम खराब हो जाएगी, उसकी गेम खराब हो जाएगी क्योंकि उसने
इस सेक्शन के साथ कोई 1000 गुना बॉल किए होंगे, हजारों बॉल उसने किए, लेकिन आप सडनली आप कंपटीशन में जब आता है, एक टेस्ट सीरीज में आता है, तो आप स्ट्रेट अवे उसको सही तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते उसको दोबारा, बल्कि इनफैक्ट उसको और मजीद इंजरी होने के चांसेस है। आप एक प्लेयर की अगर आप उसकी बॉलिंग एक्शन ठीक करते हो या उनकी जो बॉलिंग मैकेनिक्स की आप बात करते हो, तो वो इस लेवल पे नहीं करते, वो नीचे लेवल पे अंडर 13 अंडर 16 लेवल पे करते हैं। और अभी भी अगर होंगी तो ग्रेजुअली होंगी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और उस चीज को जब बाद में पता, बल्कि इवन खुरम ने भी कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, फर्स्ट क्लास में हो रही थी मुझे, 2-3 महीने पहले मुझे हुई थी, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप इस चीज़ को फिर भी छोटी मोटी इंजरीज को लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होता, आपको मीडिया नहीं, तो आपको टीवी पे मैचेस नहीं होते। अब जब आप कंट्री के लिए खेलते हो और फिर जब आप इंटरनेशनल गेम खेलते हो तो उसका ऑब्वियसली प्रेशर होता है। फिर प्लेयर सोचते हैं कि यार मैं खुदा ना खासा मजीद ज़्यादा इंजर्ड हो जाऊँ तो मेरे पे भी प्रेशर होगा और टीम पे भी प्रेशर होगा। तो वहाँ पे आप छोटी मोटी इंजरी के साथ तो खेल सकते हो, लेकिन अगर मेजर इंजरी हो ना तो वो आप फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो अब खुरम शहजाद को आपने ऑब्वियसली मॉनिटर किया, देखा, तो किस तरह से देख रहे हैं? जैसे आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था शुरू में ही, इसी तरह उनकी भी रिब्स में, तो क्या लगता है आपको, वो अपने एक्शन को तब्दील करेंगे, नहीं करेंगे? किस तरह से देख रहे हैं आपने, उस पर क्या आउटकम देखते हैं? देखिए अगेन अब वो उस स्टेज पे है ना कि जहाँ पे वो कंप्लीट एस्टेब्लिश हो चुका है। अब यहाँ से अगर वो अपने एक्शन पे काम करेगा, चेंज करने में तो ये कि उसको फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि इतने सारे साथ मैं खुद उनको, जब मेरे साथ वो खेला हुआ है तो तकरीबन 7-8 साल तो उसको फर्स्ट क्लास खेलते हुए आ रहे हैं, वो 7-8 साल से रेगुलर वो खेल रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगाए कि इस 7-8 सालों में उसने कितने हज़ार बॉल किए होंगे इस सेक्शन के साथ, और उसको इस सेक्शन के साथ उसको कामयाबी मिली है, एंड रिजल्ट जो है ना उसको वो फ़ायदा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसको थोड़ा बहुत अगर चेंज कर सकते हो तो इट्स गुड, अदरवाइज इसी एक्शन में अगर आपने मसल को, जो साइड मसल है, इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करें तो ज़्यादा बेहतर है। उमर भाई अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सुना है आप तेज बहुत हैं। मैं तेज बहुत हूँ सेगमेंट है नहीं तेज नहीं है ना? अगर नहीं भी है ना तो इधर आपको होना पड़ेगा, क्योंकि रैपिड फायर है। और फौरन से आपके सामने सिचुएशंस आएंगी, आपने जल्दी जवाब देना होगा। थिंकिंग टाइम कम होगा। पाकिस्तान टीम में ऐसा क्या है जो किसी और टीम में नहीं पूरी दुनिया में? कौम की दुआएं। वो कौन सा खिलाड़ी है जो बहुत ही फनी था, जिसके जोक्स पे ना हर वक्त बस कह के ही चलते रहते थे? सईद अजमल एंड शोएब मलिक। फेवरेट पर्सन आउटसाइड क्रिकेट? जहांगीर खान। कोई ऐसा मोमेंट आपके क्रिकेट करियर से जो आज भी आप कहीं बैठे हो ना, जिक्र हो तो गूज बम्स देते? वैसे तो आज हुआ था गूज बम्स हो गए आपको एक दफ़ा? जी बिल्कुल। वो एक तो रिटायरमेंट का, जब मैंने रिटायरमेंट अनाउंस किए तो वो आज भी मैं याद करता हूँ तो मुझे गूज बम्स हो जाते हैं। फेवरेट क्रिकेट वेन्यू? लॉर्ड्स। ले उमर भाई, ये तो जबरदस्त आपने रैपिड फायर फौरन किया। अगला है जी कि सुना है आप में होशियारी बहुत है। होशियारी ये नहीं है चले, लेकिन इस सेगमेंट में आपको होशियार होना पड़ेगा। तो लेट्स सी। मैं एक वर्ड बोलूंगा, उसको आपने कंप्लीट करना है। लाइक कॉल तो आप बैक कह सकते हैं, कॉल बैक। स्काई तो आप ब्लू कह सकते हैं, यू नो। तो इस तरह से वर्ड्स आएंगे आपकी तरफ। स्पीड? स्लो। रिवर्स स्विंग? कन्वेंशनल स्विंग। ब्रायन लारा? सईद अनवर। यॉर्कर? बाउंसर। मैं आपकी जगह होता मैं कहता हूँ उमर गुल। वाइफ? फ्रेंड। शोएब मलिक? अ गुड कॉमेडियन। पेशावर? मेहमान नवाज। धोनी? कूल। जल्मी? पेशावर। शाहिद आफरीदी? बूम। ये तो आपने बड़े जबरदस्त, आपने बड़ी होशियारी दिखाई और जबरदस्त आंसर से मजा आया सुन के। ले उमर भाई, अगला राउंड जो है, ये वाला राउंड बहुत देखा जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और ये है जी सच मिर्च। सच मिर्च। इसमें आपने या सच बोलना होगा या आपको मिर्च खानी पड़ेगी। तो क्या आप तैयार है? चले जी। मिर्च ही खा लेते हैं। लाए जी, मिर्च लेकर आए। किसी ऐसे बैट्समैन का नाम बताएं
जो आपको बड़ी आसानी से खेलता था, मतलब आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन वो एफर्टलेसली आपको प्ले कर रहा है? इंजी भाई। हिंदी भाई? यस, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, बार मेहनत बार कर रहे जा हैं। रहे इंजी हैं। भाई के पास इतना टाइम होता है कि कोई भी बॉलर हो, जितना तेज से तेज बॉलर, उनके पास इतना टाइम होता है कि वो ऐसा लग रहा है कि बड़े आराम से वो खेल रहे हैं। क्या बात है। यस। जब आप पाकिस्तान टीम में आए तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपने देखा कि ड्रेसिंग रूम में जिनको ना आपको देख के ज़रा डर लगता था, एहतराम के चक्कर में? थोड़ा होता है ना कि आप नए एंटर हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश ही हैं, तो वो कौन थे? ऑनेस्टली उस टाइम पे जब मेरा डेब्यू हुआ था 2003 में, तो जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे सबसे वो डर लगता था। एक रिस्पेक्ट एलिमेंट भी था, क्योंकि उनके जो हम जब आए थे हमारी एज में और उनके एज में फ़र्क था, प्लस वो जितने वो खेले हुए थे तो हम तो कुछ भी नहीं थे उनके सामने। जितने भी उस टाइम पे प्लेयर्स थे, लाइक इंजी भाई थे, यूसुफ भाई, यूनुस भाई, शाहिद भाई थे, तो ये प्लेयर थे ना कि ये सीनियर भी थे, परफॉर्मर भी थे, एक एज डिफरेंस भी काफ़ी था, तो उनसे काफ़ी डर भी लगता था और रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। और कोई ऐसे प्लेयर थे जो मतलब लगे कि यार ये डांट ना दें, ऐसा खौफ आता था? बिल्कुल बिल्कुल, इंजी भाई से बहुत खौफ लगता था, इंजी भाई से। ठीक। इंडिया का कोई ऐसा बैट्समैन बताएं जो आप हमेशा ख्वाहिश करते थे कि यार मैच से पहले कि यार इसको मैंने ही आउट करना है? ऑब्वियसली जो भी यंगस्टर आता है और अगेंस्ट इंडिया खेलता है, और जब सचिन तेंदुलकर खेलता हूँ तो हर बॉलर की ख्वाहिश होती है कि सचिन को आउट कर दूँ। तो आई थिंक सचिन तेंदुलकर का हमेशा ख्वाहिश होती है कि इसको आउट करो, और आउट भी किया, वनडे में भी, टेस्ट में भी। उमर गुल को अगर मौका मिलता है चेयरमैन पीसीबी आने का, तो ऐसी कौन सी 2 तब्दीलियां हैं जो वो पहले एक हफ्ते में ही कर देंगे? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो चेयरमैन आता है उसको अपना टेन्योर पूरा होने दे। अगर उसका 3 साल का टेन्योर है उसको पूरा होने दे। बाकी जो टीम मैनेजमेंट है या जो कोचिंग स्टाफ है, अपन को पूरा टाइम दे। कंसिस्टेंसी जो ना, आप प्लेयर के साथ, प्लेयर को भी कंसिस्टेंट रखना चाहिए, बाय द सेम टाइम आप कोचिंग स्टाफ को भी, जो भी आपका हेड कोच होता है, उनको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल सबसे पहले मैं कंसिस्टेंसी ले आऊँगा। कोई ऐसा प्रैंक बताएं, कोई मजाक ऐसा हुआ हो आपके ड्रेसिंग रूम में, आपके एरा में, जो बाद में लड़ाई में तब्दील हो गया हो और बड़ा मसला बन गया हो और फिर वो उसको सॉल्व करवाना पड़ गया हो, कि शुरू में मजाक मजाक में कोई तंग हो गया हो प्लेयर, तो वो वाकया ज़रा बताएं। खैर एनीवे, मेरे सामने तो इस तरह कोई इंसिडेंट पेश नहीं हुआ, लेकिन हाँ उस सीरीज़ पे वर्ल्ड कप, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप 2007 का, हम फील्ड पे थे, नीचे हम कुछ ट्रेनिंग सेशन कर रहे थे, और जो लड़ाई में जो मजाक जो चेंज हुई थी, तो आई थिंक वो शुएब अख्तर और उसकी मोहम्मद आसिफ की थी। ड्रेसिंग रूम में ये ऊपर बैठे हुए थे, आपस में कुछ मजाक वगैरह कर रहे थे, फिर मजाक में उनके आपस में जो ना लड़ाई होगी। तो आई थिंक मेरे सामने तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ हम नीचे ग्राउंड पे थे और ये इंसिडेंट हुआ था शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का। यस। शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ और वकार यूनुस, इनको अगर रेट करें 1 2 3 में तो किस तरह से करेंगे? आई थिंक अगर इनकी बात करें, वकार यूनुस ऑब्वियसली फर्स्ट, देन शुएब अख्तर एंड देन आसिफ। कहा जाता है कि आसिफ का जितना भी क्रिकेट करियर था, वो उनकी जो बॉल है वो डांस करती थी। नहीं, उसमें तो कोई डाउट नहीं, वो आसिफ के जो कंट्रोल था अपनी सीम पे और अपनी स्विंग पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया है। लेकिन जो लास्ट टाइम पे वो थोड़ी सी, जब उसको जो इशू आ रहा था कि जब बॉल पुराना होता था तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसके पेस काफ़ी कम हो गए थे, 130 पे आ गया था। लेकिन मैं नंबर 2 पे शुएब अख्तर को इसलिए कर रहा हूँ कि वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया भी है, उन्होंने अपने स्पीड से जिस तरह प्लेयर्स को आउट किया है और क्रीज से भगाया ना, तो शुएब अख्तर ही कर सकता है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आउट करना। फिर जहाँ पे भी है वर्ल्ड फास्टेस्ट, जिस तरह कि उन्होंने नया बॉल किया, फिर पुराना बॉल होम पे, या इवन पाकिस्तान के जो स्लो पिचेस है जिस तरह अगेंस्ट इंग्लैंड को जिस तरह आउट किया, या इंडिया में जो
सचिन को और ड्रेविड को बैक टू बैक आउट ओहो किया। हो। तो आई थिंक इसी वजह से मैंने शहबाज अख्तर को सेकंड किया। बिल्कुल। और उमर भाई एक और बात ये कि इंजरीज में या थ्रू आउट हिज करियर बिल्कुल वो बिल्कुल इंजरीज को बिल्कुल फाइट भी किया उन्होंने साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि थ्रू आउट अपने कैरियर में वो हमेशा से उन्होंने इंजरीज को कैरी किया और उसके साथ खेलते रहे। उमर भाई ये तो मिर्चें तो मैं सोच रहा हूँ वापस भेज दें, आप तो यूं कन्वीनियंटली जवाब दिए जा रहे हैं। कोई ऐसा प्लेयर बताएं, मेरा ख्याल है मिर्च आने वाली है, कोई ऐसा प्लेयर का नाम लें जिसको आप कभी भी गाड़ी में बिठाना पसंद ना करें, आप कहें यार इसके साथ नहीं कहीं मैंने जाना। कौन सा प्लेयर है कि जिसके साथ अच्छा आप इसका भी जवाब देना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जरा वो सोचने लगे कौन कौन हो सकता है इस तरह का प्लेयर। आई थिंक इस तरह का प्लेयर तो कोई भी नहीं था ऑनेस्टली। हाँ, सबके साथ बड़ा अच्छा लाइक हमारे टाइम पे जितने भी प्लेयर थे जो सीनियर भी थे, हम उनके साथ बड़ा अच्छा जो जूनियर थे हमारे उतनी रिस्पेक्ट करते जितना हम अपने सीनियर का कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये उस कैटेगरी में कोई नहीं है। नहीं, उस कैटेगरी में मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है अब मिर्च के लिए तैयारी पकड़ें, अच्छा, क्योंकि अब आपने नाम लेना है एक ऐसे कैप्टन का जिनके अंडर आपने खेला और वो वर्स्ट कैप्टन थे। वर्स्ट तो आप किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर बंदे के अपने एक वो होते हैं ना, मेथड होता है। लाइक हर कैप्टन अपने तरीके से टीम को चलाता है। लेकिन अगर आप कहे कि सबसे ज़्यादा जो डर लगता था ऐसे कैप्टन से, तो वो इंजी भाई। क्योंकि अगेन वो जितने बड़े लेजेंड थे उनको हमने जो ना क्रिकेट स्टार्ट किए जो 92 वर्ल्ड कप से वो खेलते, उनको देखते थे, फिर आप सडनली आप उनकी कप्तानी में खेलते हो, तो एक ड्रीम होता है और फिर एक रेस्पेक्ट एलिमेंट। तो आई थिंक इंजी भाई के टाइम पे जो ना हमने इतने अपने क्रिकेट को, मैंने स्पेशली इतना एंजॉय नहीं किया। बाकी जब रिटायरमेंट हो गया ना, उसके बाद जितना हमने बाकी कैप्टन के साथ एंजॉय किया, तो आई थिंक इंजी भाई जो ना आप कह सकते कि उस वो जो टाइम था उनकी कैप्टनसी में मुश्किल प्रेशर, डर, खौफ, बहुत परफॉर्म करना है बहुत ज्यादा। परफॉर्म का भी इतना डर नहीं था। जो एक प्रेशर होता है ना, एक खौफ होता है, डर ना, वो वैसे ही इतने बड़े लेजेंड है और बड़े सीनियर प्लेयर। तो आई थिंक इंजी भाई के टाइम पे जो ना जो मैं खेला हूँ, बड़े खौफ और डर में गुजारा है मैंने। बिल्कुल ठीक है। आपका जो क्रिकेट करियर था पाकिस्तान के लिए, उस टाइम में सबसे ठंडे जोक्स किसके होते थे? जोक भी मार रहा है, मजा भी नहीं आ रहा, हंसना भी पड़ रहा है। इंजी भाई। अच्छा, इंजी भाई अगर जोक्स भी मारते थे ना, तो ऐसी सीरियस होके करते थे ना कि किसी को पता भी नहीं चलता कि यार ये जोक्स मार रहे या ये सीरियस बात कर रहे। अच्छा, यस, हाँ, इंजी भाई के बिल्कुल इसी तरह के जोक्स हैं। लेकिन ठंडे से मेरा मतलब था कि हंसी नहीं आ रही, कि यार मजाक किया है बट इतना बुरा है कि चलो हंस दो, वो बोले। हाँ, अगर मजाक में आप आ जाए ना, तो फिर रजाक भाई। अच्छा, अपनी तरफ से वो जुगत भी मार देते। हाँ, लेकिन सम टाइम पे टाइमिंग का मसला भी बस कह दिए, एवी है बस। अच्छा, 1 बॉल 6 रन चाहिए, ओके, और पाकिस्तान को मैच जीतना है, ओके, और आपकी डिसीजन है कि वो आखिरी बॉल कौन खेलेगा। एक ऑप्शन है शाहिद अफरीदी, दूसरी ऑप्शन है अब्दुल रज़ाक। मुश्किल क्वेश्चन है, मिर्च ले लूं? हाँ प्लीज, यस, शुक्र है। लेकिन शाहिद अफरीदी। एशिया कप जीता है शाहिद अफरीदी ने, तो ये मैं वापस रख देता हूँ। लो भाई, इनको वापस भेजो। यस, और ये किसी खाने वाने में डलें तो बेहतर है, क्योंकि उमर भाई तो अवॉइड करके। और उमर भाई आपको पता है कि सबसे लंबा सेगमेंट आपका हमने रखा था सच मिर्च का, कि कहीं ना कहीं उमर भाई जो है ना वो कहेंगे कि यार नहीं मिर्च खा लेते हैं, बट आपने डिसीजन ले लिया। ले उमर भाई, जाने से पहले आपसे 2 रिक्वेस्ट होंगी। एक तो ये होगी कि आपने हमें हमारे पास ये बॉल है तो थोड़ा सा हमें बताना है कि रिवर्स स्विंग, क्योंकि जब हमने देखी वसीम, वकार, तो उसके बाद जो है उमर गुल जो थे वो रिवर्स स्विंग के चैंपियन रहे, तो थोड़ा सा मुझे हमें बता दिएगा कि क्या करना होता है एग्जैक्टली, रिवर्स स्विंग सीम कैसे पकड़ते हैं, क्या होता है, ज़रा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाएगा। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप जो हैं एक मैसेज दें हमारे यंगस्टर्स को लाइफ के बारे में, लाइफ लेसन्स के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। पहले हम रिवर्स स्विंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं आपसे। बिल्कुल नॉर्मल। अब लेट्स सपोज ये बॉल तो खैर नया बॉल है, इसमें तो रिवर्स स्विंग का, लेकिन नॉर्मली
जो होता है रिवर्स स्विंग, आप सपोज ये शाइनी साइड है, ये साइड जो ना शाइनी करता है, आप शाइन करते हो इसको, और ये जो दूसरा साइड है ना ये रफ होता है, ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है। तो जब ये पुराना हो जाता है ना, तो ये इसको शाइनी साइड को जब हम इस तरह अंदर की तरफ रखते हैं, ये शाइनी साइड है और ये रफ साइड है, तो ये अगर राइट हैंडेड बैट्समैन को मैं करूंगा तो ये इन स्विंग होगा, जिस तरफ शाइन है उस तरफ डिप करेगा, उस तरफ ये जाए, क्योंकि जो रफ साइड है ना, जब आप इसको एयर में छोड़ते हैं ना, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो रफ साइड है, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया ऑफ कोर्स, तो वो रेजिस्ट करके ना उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, तो रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है। और अगर बाय द सेम टाइम अगर मैं ये शाइन साइड को बाहर रखूं, राइट हैंडर को, और रफ साइड ये अंदर की तरफ है, तो ये आउट स्विंग होगा। तो ये आउट स्विंग होगा। यस। और नई बॉल पे स्विंग जो है उमर भाई, वो नए बॉल पे तो मोस्टली आपके जो कन्वेंशनल स्विंग होता है, जो आपका नेचुरल स्विंग होता है, आप डिपेंड करता है आपके, हाँ, आपके रिस्ट पोजीशन पे करता है। Okay. अगर आपके रिस्ट पोजीशन लॉक है, अगर आपकी रिस्ट लॉक है, ये टूवर्ड्स फर्स्ट लेप की तरफ से है, और आप इसको ऐसी रिलीज करेंगे जहाँ पे आपकी रिस्ट ब्रेक ना हो, तो ये आउट स्विंग जाएगा नए बॉल पे स्पेशली। लेकिन जहाँ पे आपके अगर रिस्ट ब्रेक होगी, मतलब अगर ये अंदर की तरफ ये रिस्ट गिर रही है आपकी, तो ज्यादा चांसेस है कि आपका इन स्विंग ही होगा। अच्छा। और तीसरा सवाल उमर भाई, क्योंकि हम भी थोड़ी बहुत क्रिकेट हमने खेली है, तो जानना चाहते थे, एक लेजेंडरी बॉलर हमारे सामने आज हैं, कि एक टेक्निक होती है कि रिस्ट को आप ये करते हो, ठीक है, मारते हो, और एक टेक्निक होती है कि रिस्ट को रिवर्स करते हो। तो आप क्या करते थे और दोनों से क्या फर्क पड़ता है कि बजाय मारने के आप उसको रिवर्स की तरफ करो? स्विंग में तो नहीं, लेकिन आपकी सीम पोजीशन में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो ना कि ये जब आप छोड़ते हैं ना, पाम बिहाइंड द बॉल होता है, राइट। तो आप इसमें जो आपके जब ऐसे रिलीज करते हैं ना इसको, जो पाम बिहाइंड, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो सीम पोजीशन जो होता है ना, जो सीम, ये रिवर्स उसमें जाता है, ऐसे रिवर्स की तरफ, लाइक जब टायर जाता है ना, तो आप इसको ऐसे छोड़ते हैं ना, तो रिवर्स पे, तो ये बॉल ऐसे, ये सीम पोजीशन है, आप एक तो आपका सीम पोजीशन एक्यूरेट होता है, प्लस इसमें मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपका बॉल स्विंग हो। और जहाँ पे आप वो जो आप कहते हैं कि रिस्ट मारते हैं, तो वो रिस्ट मारने का ये होता है ना कि आप हार्ड लेंथ को हिट करते हो, उसमें आपके पास चांसेस होते हैं, उसमें भी आपके सीम लग जाता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा आपके बॉल को जो ना एक्स्ट्रा किक मिल जाता है, एक से एक बाउंस मिल जाता है। तो ये फर्क है, दोनों में ये फर्क है। बाकी सच कोई वो नहीं है कि आपके रिस्ट मारने से स्विंग नहीं होगा, या अगर आप रिस्ट बिहाइंड द बॉल हो, आपके जो पाम बिहाइंड है, तो इससे तो मोस्टली चांसेस है कि आपका बॉल स्विंग होगा। लेकिन जो आप कहते हैं कि इसको रिस्ट मार लो, तो उसमें ये होता है ना कि वहां पे आपका बॉल सीम हो सकता है और आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिल सकता है। तो आप क्या प्रेफर करते थे ज्यादा, मतलब 6 बॉलों में से आप ज्यादा क्या कर रहे होते थे? रिस्ट ही मारते थे या समटाइम्स आप पाम बिहाइंड? डिपेंड करता है कि कंडीशन आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। राइट। कि जहाँ पे अगर आपको स्विंग मिल रहा है, कि अगर स्विंग ट्रैक है, तो वहाँ पे तो आप ये कि आप थोड़े से बॉल को स्विंग के लिए छोड़ते हो कि बॉल सीम हो जाए। लेकिन अगर बॉल सीम नहीं हो रहा, ऑफ द पिच कुछ नहीं हो रहा, तो फिर मैं क्या करता था, थोड़ी सी हार्ड लाइन को मैं रिस्ट से मारता था। रिस्ट मार के ना थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा किक मिल जाती थी। बिल्कुल ठीक है उमर भाई, थैंक यू सो मच। ये बड़ा ही प्रेशियस था जो आपने हमें भी डेमोन्स्ट्रेट करके बताया। उमर भाई बता दें, हमारे यंगस्टर्स को बता दें, और बेशक आप दोनों लैंग्वेजेस में बता दें, क्योंकि आप KPK से हैं, पेशावर के हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी हैं, तो उनकी जो हमारी पश्तो ज़ुबान है उसमें भी एक मैसेज दे दें, और आप अपनी जो हमारी नॉर्मल पाकिस्तान की लैंग्वेज है उसमें मैसेज दे दें। देखिए, आप जिस फील्ड को भी आप चूज़ करते हो ना, जो भी आपका फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहे, जो भी आपका फील्ड हो, सबसे पहले तो आपको पैशनेट होना पड़ता है कि आप कितने पैशनेट हो, तभी आप वो अपने गोल और टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको पैशनेट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर लेट्स सपोज अगर क्रिकेट के लिए हो, तो आपको पैशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हार्ड वर्क पे बिलीव करें। कोई भी चीज़ आपको जो ना वो कहते हैं ना कि शॉर्टकट से कोई चीज़, जो भी चीज़ होती है उसकी लाइफ इतनी लंबी नहीं होती, तो कोशिश करके शॉर्टकट से कोई चीज़ हासिल ना करें। मेहनत तो आप उसके एक प्रोसेस के थ्रू आप आए, और आपके सराउंडिंग में जो जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखें। और स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो एक अच्छे क्रिकेटर के साथ कोशिश करें कि एक अच्छा इंसान भी बने। ज़बरदस्त। और उमर भाई, सिंस वी हैव
a huge fan following from KPK. तो एक पश्तो जुबान में भी अगर आप एक समरी दे दें तो वो उस कम्युनिटी जी बिल्कुल, मैं इसी चीज़ को पश्तो में ट्रांसलेट करना चाहूँगा कि چې سم تاسو کول غواړئ جو سب فیلډ طرف تم ځئ که تاسو سپورټسمن جوړیږئ یا بل فیلډ تم ځئ دا غیر پر اول خو تاسو شوق ډیر زیات پکار دی چې تاسو کرکټر جوړیږئ نو دا کرکټر جوړلو پر تاسو چې کوم یو شوق دی هغه ډیر زیات پکار دی دغه چې کله تاسو شوق وي نو تاسو به یو ټارګټ اچیو کولی شئ تاسو به یو ګول اچیو کولی شئ اور اینه پس اوبویسلی کوشش کوئ چې شارټ کټ باندې مزه پای باندې بیلیو مساته ځکه چې کم شارټ کټ وي دا غي کم چې لایف هغه ډیر کم وي نو مهنت باندې بیلیو کوي دا غي د پاره یو پروسس وي یو تور طریقې وي او چې کم خلک تاسو ګرچا پیروي یا غي خلکو زیات خاص دی چې څوک تاسو وجنه څوک تکلیف باندې نه وي د یو ښه کرکټر سره کوشش وکړي چې یو ښه انسان هم جوړ شي ځکه چې کرکټر راځي کرکټ سٹارټ کی ریټایر شي او همیشه د پاره خلک یادېږي چې څوک د ښه کرکټر سره یو ښه انسان وي نو کوشش وکړي چې یو ښه انسان هم سره جوړ شي थैंक यू सो मच उमर गुल बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए और हमें एक वी आर अगेन लाइक आई सेड इनिशियली आई एम फीलिंग सो लकी एंड वी एज अ टीम आर सो हैप्पी दैट यू टुक टाइम आउट और ऑफ टॉपिक का आप हिस्सा बने थैंक यू सो मच So this is it from today's podcast. Keep watching Zalmi TV for exciting sports content. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में बहुत सी बातों के साथ.